Very good morning to all of you, everyone. Assalamu alaikum. My name is Sahil Lodi and you're watching Ball Entertainment. Of course, thank you very much. सुबह सुबह के वक्त तुमने पता नहीं क्या कुछ याद दिला दिया. But that's really nice. You look nice today. हमेशा की तरह से आप. कोट थोड़ा छोटा नहीं हो गया? अपना ही है? मैं छोटा हो गया लग रहा है. आप छोटे हो गए जी बिल्कुल. जब मेरी और आपकी उम्र हो जाती है ना, अक्सर हम ये सोचते हैं थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं और तो बहुत अच्छा था. बिल्कुल सही. नो, आई एम नॉट छोटा, ही प्रॉब्ली इज. वेरी गुड. अच्छा, आज का शो जो है वो बहुत अच्छा है. सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. येस्टरडे आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स ऑन रेडियो जिसमें बोल की बात हुई, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है. दैट मीन्स दैट यू आर एक्चुअली वाचिंग द शो. बहुत बहुत शुक्रिया. आज का शो मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम दो ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ. जेन्युइनली मैं उनका रिस्क, उनकी रोटी जो है वो खाता हूँ. दैट्स वेरी वेरी ट्रू. बिकॉज इफ़ दे डिड नॉट एग्जिस्ट आई वुडंट हैव बीन हियर. सवाल ही नहीं पैदा होता. फिर ऐसे बहुत सारे सफ़र करेंगे हम दरीचों का, बट उसके अलावा बहुत सारी हसीन यादें हैं जो हम आपसे आज शेयर करेंगे. आज का जो शो है वो इन्हीं यादों के मुतालिक है. ख़ासकर अपने बचपन के दिन शेयर करूंगा मैं. अब तो वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई हैं, अब वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती. वो एक हरे रंग का अजीब किस्म का फ़ोन हुआ करता था जिस पे काले रंग के बटन होते थे. दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. वो है ही नहीं कहीं. फिर वो एक फ़ोन होता था जैसे गोल घूमता था यूँ करके, उसमें फिर वो ऐसे घुमाते थे और फिर उसके अंदर जब आपको किसी से बात करनी होती थी तो आपने एक तरीका सीख लिया था. आप फ़ोन उठाते थे और वो जो उसका वो होता था ना, उस पर आप टक 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 करके नंबर मिलाते थे अगर अम्मा ने उसको लॉक कर दिया है तो. दैट्स व्हाट हैपेंस. तो दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन. तो बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम बात करेंगे. आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. बहुत हसीन लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, टेलीविज़न के लोग हैं, फिल्म के लोग हैं, स्टेज के, थिएटर के लोग हैं और पाकिस्तान को बड़ा काम दिया, बड़ा नाम दिया है. इनका मैं हमेशा से बहुत फ़ैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मैं क्या पूरा पाकिस्तान फ़ैन रहा है. इन्होंने दो ऐसे लोगों के साथ और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनको मैं समझता हूँ कि जिनके बारे में आप कुछ भी कहें वो कम ही होता है. आप इनका नाम जानते भी हैं, इन्हें पसंद भी करते हैं. एंड आई थिंक शी प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस दैट वी एवर हैड. लेकिन इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ किया थिएटर के लिए, स्टेज के लिए. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शी प्रॉब्ली इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट दैट वी एवर हैड. सलोमी साहिबा प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए. आइए. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक है. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. प्लीज़ तशरीफ़ रखिए. आप ठीक हैं? तबीयत कैसी? या यू लुक वेरी नाइस. थैंक यू. माशाल्लाह. वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. एंड ऑफ कोर्स लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मेरे लिए वैसे ही काबिल एहतराम है, बहुत ज़्यादा हैं. उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन एक रीज़न जो है, एक निस्बत जो है वो उमर भाई की है. बट इनका अपना टैलेंट जो है वो भी बड़ा कमाल है. आपने इन्हें देखा, इन्हें बहुत पसंद किया. उस ज़माने में जहाँ थिएटर में बेशुमार लोग थे वहाँ ये भी आईं और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर टाइम्स. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ज़रीन गज़ल साहिबा प्लीज़ तशरीफ़ लाइए. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. प्लीज़ तशरीफ़. सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुनी. अच्छा, नहीं मेरी आवाज़ नहीं, वो आवाज़ वो मेरा. नहीं, आप भी आए थे बीच में. आपने कोशिश की. नहीं वो मेरे स्केल का गाना नहीं है. अच्छा. हाँ, मेरा और वैसे भी सुबह सुबह के वक्त मैं 9:30 बजे के बाद ठीक होता हूँ. तो अभी 9:30 नहीं बजे. एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देयर इज़ दिस गाय जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि इनको मैं जब भी मिलता हूँ, जब भी इनसे बात होती है मेरी, ये हमेशा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत पसंद करता हूँ, दोस्त हैं मेरे. और जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होती है ये हमेशा एक कॉल पे आते हैं. और मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जिसमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहा हूँ. अल्लाह ताला मुझे झूठ बोलने से बचाए. लेकिन आ गए तुम बगैर ऐलान किए ना. झूठ शुरू हुआ, बगैर बकवास ना. कैसे बकवास? ये बात आप फैसल के लिए कह रहे थे? जी फैसल के लिए कह रहा था मैं ये बात. अब मैंने इससे पहले आप लोगों को मजीद झटके लगे. हाँ, मैं आ ही जाता हूँ. तो आते हुए चाय ले आते यार. बकवास नहीं करो यार. दे देते यार, मुझे चाय दे दो यार. इन लोगों के लिए भी ले आना प्लीज. बुरी बात है वैसे अकेले चाय पीना. नहीं आप लोग आप पीना चाहते हैं ये प्लीज पीजिए. बिल्कुल नहीं, आपकी नहीं पियेंगे. आप पीछे इतना बड़ा कप है कि मेरा ख्याल है सब शेयर कर लेंगे इसमें से. अच्छा, वैसे मुझे भी कभी कभी लगता है, आई थिंक चाय मुझे पीने की आदत पता नहीं कब से हुई है. एंड इट्स बिन लाइक 30 some plus years that I've been drinking tea. और एक दिन के अंदर
20-20, 50-50, 40-40 कप हो जाते हैं, 20-20 कप। मुझे लगता है जब आप पैदा हुए ना, हाँ। आपकी मामा ने आपको स्पून में चाय ही पिलाई है। अरे मुझे भी ऐसा लगता कराची में रहे और चाय ना है। पिए चाय ना पिए, ये हो ही नहीं सकता, नहीं सकता। ये हो ही नहीं कराची में तो सकता, must है चाय। ये हो ही नहीं सकता। आप कितनी चाय पीती हैं? अब तो कम कर दी है, लेकिन वही वाली बात है जैसे आप कह रहे हैं ना, वो उमर शरीफ साहब भी 20-25 कप चाय पीते थे। और होता है कुछ यूँ था कि वो जब पूछते थे कि क्या खाना, वो कहते थे नहीं जो आप खाएं, तो वो क्या करते थे, वो 1 कप चाय और साथ में उसके साथ वो कहते थे कुकीज़ ले आना। अब मैं तो 2-3 दिन तो चलो आदमी शर्मा हजूरी में वो हो गया, तीसरे दिन मैंने कहा रुको, कल आप सैंडविच लेके आना साथ में कोई चाय के साथ बिस्किट नहीं चलेगा। तो मैं अब तो ये कि 3-4 कप कर दिए, लेकिन कम कर लेकिन आप पीती हैं चाय? मैं ग्रीन टी ज़्यादा पीती हूँ। अच्छा, ग्रीन टी ज़्यादा, क्यों, वजह? वजह बस ये है कि आपके अंदर का सिस्टम सही रहता है, फर्स्ट क्लास रहता है, बाहर का सिस्टम भी दिख और रहा है हार्ट कितना के लिए अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ, बाहर के सिस्टम के लिए भी अच्छा दिख रहा नहीं भाई, बाहर का Maintain- सिस्टम जितना खराब हो चुका है ना, वो कोई हम में नहीं, से मैं कोई भी उनके सही नहीं बाहर कर की बात सकता। कर रहा हूँ। नहीं, बाहर के अंदर की दोनों की बात कर रही हूँ मैं। बाहर का भी अपने आप से ग्रीन टी हाँ के ना, हवाले से बेहतर तो समझती हूँ। ग्रीन टी मेंटेन किया वो maintain है। फैसल आप भी तो पीते हैं, झूठ ना बोले ना। नहीं, मैं जी, नहीं ये पीता। पीते रात में। मैं चाय नहीं पीता। क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? नहीं, वाकई चाय नहीं पीता हूँ। कुछ और जी जी जी, ये रात में पीते हैं। रात में पीते हैं कभी कभी चाय। तो यहाँ जोहर में बैठ के पी लिया करते थे, फिर इसके बाद पता चलता था। और सुनाइए कैसे? क्योंकि मैं यहाँ जो लास्ट यहाँ से मैं गया हूँ ना, तो यहाँ पे इस वक्त एक गहमा गहमी होती थी, एक शोर शराबा और साहिल लोधी इस यहाँ वक्त? पे आके इस वक्त नहीं, शाम नहीं, में। नहीं, हाँ, शाम में। दोपहर के 2-2:30 हाँ, बजे, हाँ, 3 बजे, हाँ। तो यहाँ बैठ के ये मुस्कुरा रहे हैं, इस्लाम खान खुश आमदेद। और कैसे हैं आप लोग? हम लोग बात ही कर रहे थे और ब्रेक आया, उधर गया साइड पे 5 लोग बुलाया, वहाँ पे ऐसे ही। तो टीम लेके चलना आसान काम नहीं होता। वो रमज़ान ट्रांसमिशन इतना रमज़ान बड़ा। ट्रांसमिशन। तो फिर वो अल्लाह ने फिर वो इज्जत हाँ, दी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, जब उसकी तो साहब के मेहनत चेहरे है। पे नूर ही नूर है। देखें अभी अच्छा तक नहीं, इसका रमजान कमाल ये है, मैं इसके मुंह पे नहीं गया, इसका कमाल ये है कि उधर से शदीद नुक्ता इंजमात पे पहुंचा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे आगे एकदम ये हो जाएगा। और सुनाइए क्या? मैंने कहा कितना बड़ा ड्रामा है यार। Seriously? ऊपर गुस्सा नहीं, मैं चेंज करने में माहिर आदमी है, ये एक तारीफ है। फैसल ड्रामे को ड्रामा कह रहे हो, हाँ, देखें आप भी तो बड़ा ड्रामा हो। सबसे जी, बड़े। बहुत किया। आप तो बहुत ही अच्छा, बड़े ये ड्रामे चेक तो करें यार, आपको पुरानी चीजें दिखाना चाहता हूँ मैं, जरा चेक तो करें कराची यार की हम कभी ट्राम तो नहीं थे। 1952 तुमने नहीं देखी होगी, मैंने लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज लाइक 2 विंडो दीजिए मुझे, 2 विंडो दीजिए, आपको पता लगेगा। इट्स रियली, लुक एट दिस, दिस वाज कराची मैन। नहीं माशाल्लाह, कराची बहुत खूबसूरत था और एक टाइम तक बड़ा प्यारा रहा है। हाँ, ऊँट की सवारी। 1960, नहीं, ऊँट तो आपको अभी भी मिलेंगे। हाँ, वो तो है। 1950, लुक एट दैट यार, ये आया चुंदरी का रोड है। ये स्टेट बैंक की बिल्डिंग आज भी यहाँ पर है, और लेकिन अब गहमा गहमी बिल्कुल दूसरी है अब तो। इट्स लुक एट दिस, बोरी ये बाजार। 1970s बोरी बाजार। लुक एट द फैशन मैन, ओह जस्ट अक्सीरी ब्यूटीफुल दवा। 1964। अच्छा, एक अजीब से ना सफाई का एहसास था, है ना? जी शायद बिल्कुल। कहते हैं ना कि रोड्स पे जो है ना वो पानी से धुला करती थी, और हाँ, that's what we have heard, that's what we have अब भी heard। है सफाई, बस कचरा है, बस थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा नहीं, बहुत। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब मैंने ऐसा आदमी देखा ही नहीं, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा हीरो नहीं देखा, ऐसा हीरो आ भी नहीं आ सकता। नहीं सकता। नहीं। ही, ओह माय गॉड, दिस इज क्रेजी। मुझे याद है बचपन में मैंने सबसे पहले जब अरमान देखी तो आई डिड नॉट लुक एट ज़ेबा जी, I did not look at anyone else. I was looking at him. And it was like, अच्छा ये I think मुझसे पहले के लोग थे, तो I never saw him in his prime. मैंने उनको देखा ही नहीं। मैंने शालीमार कैसेट्स के जरिए इनकी फिल्में देखी हैं, जी। या पीटीवी पे अगर कोई फिल्म रात को आती थी तो वो वाली मैंने फिल्म देखी। इनके बारे में उमर कहते थे, जब ये मुझे मिले तो मैंने इनको कहा कि आप, क्योंकि उस ज़माने में कॉलेज में लड़कियां अपनी किताबों में इनकी तस्वीरें रखा करती थी, मैंने कहा आप किसी ना किसी तरीके से हमारे निसाब में शामिल हो गए। अच्छा साहिर, पता है मैं जब छोटी सी थी तो मैं वहीद मुराद की अभी भी फ़ैन हूँ, लेकिन मैं उनकी मूवीज़ ना सिनेमा हॉल में देखती थी। मैं और मेरा एक कज़न छोटे छोटे अब सबसे आगे की सीट पे बैठ जाते थे, और जब मूवी ख़त्म होती थी ना
तो बाहर गेट के मैं घंटों इंतजार करती रहती या वहीद मुराद साहब कब निकलेंगे। ओ माय गॉड। अभी सोचती हूँ यार क्या इतनी फैन थी मैं और इतनी बड़ी हिमाकत थी मुझ में, हिमाकत थी बचपन। कि मैं इंतजार घंटों करती थी वहीद मुराद साहब का। नहीं, इतनी ये मैं बड़ी फैन हूँ स्टार्स उनकी। इनका कोई आज भी कोई बदल मुकाबला नहीं है। नहीं बिल्कुल। चाहे वहीद मुराद हो, मेरी मोहम्मद अली वालदा साहब की तो हो, जितनी फिल्म्स हैं वो सब वहीद साहब के साथ उनके वहीद साहब। साथ तो कितनी फिल्में और वो इतनी प्यारी लगती थी माशाल्लाह से। लेकिन शुक्र है कि मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी फर्स्ट टाइम प्लाजा में जब वो बीमार थे उस हालत में। तो मुझे फुरकान भाई ने मिलवाया था। तो फुरकान भाई कहते हैं ये, हमने कहा हाँ ये तो हमारे हीरो हैं। और वहीद मुराद साहब ये सलोमी है, कहते हैं हाँ मैं देखता हूँ इनके प्ले, बड़ी खुशी हुई मिलके। वो मुलाकात वो अभी तक मेरी आंखों में बसी हुई है। कोई बीमार शक थे। नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। When did you start? 2000 2000? तब शुरू किया था। तब शुरू किया था। तो लगा कैसे कि मतलब काम यही करना है नहीं मेरा अचानक तो से? नहीं, मेरा एक्टिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। ओके। लेकिन बस वो एक्टिंग इज नॉट योर कप नो ऑफ टी? नो नो नॉट एट ऑल। ना मेरे में इतने पेशेंस हैं। मेरी ये फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, लेकिन मैंने कभी भी अपने बचपन से घर में ऐसा कोई माहौल नहीं देखा कि आर्टिस्ट आ रहे हैं, हम स्टूडियो जा रहे हैं, अम्मी की शूटिंग्स चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अम्मी ने जब शादी की थी तो अम्मी ने खैराबाद कह दिया था She इंडस्ट्री left को। everything. तो जाहिर है जब मैं पैदा हुई तो हमने कभी कुछ देखा ही नहीं। तो एक्टिंग तो मुझे करनी ही नहीं थी। मेरा तो आर्म फोर्सेस में जाने का इरादा था साहिर Really? जी। और अपने मैंने फादर से भी बात कर ली थी और वो उस बात पे राज़ी भी हो गए थे। लेकिन बस वो अल्लाह के काम है, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर। लेकिन वो This is you. अब दिखाइएगा जरा शहूद के साथ। ये दिखाइए, एक मिनट वापस जाइए। Let's play this. दोबारा से इसको देखते हैं और रोकिए इसको। ये कितने साल पुरानी है? ये भी आई थिंक 2000 अर्ली 2000 अर्ली 2000। अर्ली ये 2000। कोई प्ले था, पीटीवी का प्ले था? ये मेरा ख्याल से पीटीवी का वो ही। सेट्स वही लग रहे हैं ना, पीटीवी वाले बिल्कुल sets बिल्कुल लग रहे हैं। बिल्कुल। अब मुझे खुद भी याद नहीं है कि कौन सा ड्रामा था। But this is शहूद and you. जी शहूद अलवी जी। वाओ, क्या बात है। आगे जाइएगा, आगे जाइए। बिकॉज अभी एक तस्वीर है आपकी, आई थिंक यू आर विद योर मॉम। जी और मेरा बेटा। आपका बेटा अब कितने साल का है? अब माशाल्लाह ही इज 23 माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। अब तो ये बहुत बड़ा हो गए हैं। तो माशाल्लाह। ये भी एक्टिंग में आ गया है दानियाल जी जी। There you go. तो मतलब मुझे बताएं फिर कैसे एक्टिंग आप में नहीं थी? पूरी फैमिली तो एक मुझ नहीं, अल्लाह ने वो कुछ जरासीम डाल दिए थे, वो मुझे खुद भी नहीं पता था। लेकिन ये कि शौक नहीं था एक्टिंग का। ओके ओके। शौक की बात है, बट मेरे बेटे को बहुत शौक This is you. दैट्स मी एंड शामिल। जब That's हमारी you and मूवी शामिल। रिलीज हुई थी तो ये उस वक्त हमने एक शूट किया था तो नूर साहब ने मेरा नाम गुल रख दिया था क्योंकि साइमा जी ऑलरेडी मौजूद थी। तो दो साइमा, तो उन्होंने कहा कि गुल के नाम से तुम्हें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इंडस्ट्री में। तो नूर साहब ने मुझे फिर गुल के नाम से इंट्रोड्यूस। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन द फिल्म? एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। बहुत मज़ा आया, हैड फन बहुत। खैर मुझे तो फिल्म का पता ही नहीं दिस था। इज योर पोस्टर? जी जी ये आपका पोस्टर था? जी Wow. post- जी दिस वाज बैक इन 2000। राइट। तो नूर साहब ने बहुत अभी ये नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ नहीं आया था। कुछ नहीं आया था। अभी सिनेमास में फिल्म लगती थी बहुत अच्छा और time सिंगल था। सिनेमा हुआ करता जी था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हाउसफुल होता था। हाउसफुल होता था। वाओ, दिस इज ब्रिलियंट। बहुत घबराहट थी नूर साहब के साथ काम करने की। ज़ाहिर है इतने बड़े डायरेक्टर चीज़ें, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत उन्होंने ख्याल रखा और बहुत अच्छी एक फैमिली मूवी थी कि हम Of अपनी course. फैमिली को ले जाके दिखा सकते ऑफ थे। कोर्स ऑफ कोर्स। एंड आई थिंक जब आप नूर साहब के साथ काम करते हैं तो वैसे ही आपको बहुत अच्छा लगता है। जी। बिकॉज इतने बड़े बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर साइमा जी और बहुत उन्होंने मेरी बहुत सारी गलतियाँ सुधारी और आई बहुत मेट कुछ- साइमा जी ट्वाइस। एक बार प्लेन में मुलाकात हुई, एक बार कराची एयरपोर्ट में मुलाकात हुई। आई एम इन लव विद दैट वैसे वो वन। शी इज जस्ट अमेजिंग। वो बहुत कमाल है, she's a बहुत कमाल। wonderful साइमा जी, if you're person. watching, I love you मैम and thank you for being there for all of us. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक है जी? ब्रेक है? अच्छा, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? रिश्तों पे शो है सर। आज मुझे लगा था कि इनकी सिस्टर आएंगी बट आप आ गए। दैट्स वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। इट्स गुड टू सी यू, गुड टू सी यू अगेन। कैसा चल रहा है काम? हम अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल गुड। डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? ठीक ठाक? ऑल काम? आई एम ऑल गुड, ऑल एक्साइटेड। यू गाइस आर हियर।
What more do I want, you know? सुबह सुबह आप लोगों को देख लेता हूँ तो सुबह अच्छी हो जाती है. How are you guys? ठीक ठाक? All good? कैसी हैं आप फलक? अल्लाह का शुक्र. जंग कैसी थी आपकी? ठीक ठीक. मतलब नहीं, I just want to know, you know, आप जंग से अभी तशरीफ लेके आई हैं. ऐसे कोई जंग पे जाता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं. ऐसे अगर जंग पे जाए तो जंगें होंगी नहीं. कहाँ जंग होंगी? दुश्मन भी आपके साथ है, तो तुम्हारे साथ चलते हैं यार, छोड़ो. अच्छा, ऑडियंस को जरूर बताना है आपने. नहीं मैं नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं ना? बता रहा. हाउ इज इट? कैसा सब ठीक है? टू गुड. फर्स्ट क्लास. टू गुड? आज के दौर में कोई टू गुड कह दे ना, बस ये बड़ी बात है यार. कैसी गुजर रही है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. हम अल्हम्दुलिल्लाह वाले लोग हैं. आप चाहिए. ये तो टू गुड हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह जी. टू ये गुड पे गलत मुझे है, कुछ याद बाद आ में तो फिर सबने बोलना ही टू है. गुड पे मुझे कुछ याद आ गया. हाँ जी. वो कहते हैं ना, आज के दौर में या तो यार, आप दीवाना इतने हंसे. हसीन क्यों लगते हैं ये बताएं. और ये इससे गुरूर किस बात का आपको? गुरूर तौबा. तौबा क्या मतलब है? गुरूर से तौबा. अच्छा, कभी गुरूर. गुरूर ना करें जिंदगी में. तो आप क्यों करते हैं? नहीं यार, आप मतलब करते हैं, आप गुरूर करते हैं, मैंने नहीं देखा है कई मर्तबा. हाँ, इसका मतलब है मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा. है अब ना इसका बदलना, मतलब- खुदा की कसम. नहीं, मुझे बदलना लोग पड़ेगा. लपेट के आपको ले ऐसा जाएंगे. लग रहा है तो पता नहीं दुनिया को कैसे लग रहा नहीं, होगा. मुझे, मैं तो आपको भाई की नजर से देखता हूँ. फिर आप गुरूर नहीं हो सकते. दुनिया की नजर से देखेंगे तो आप बड़े हैंडसम आदमी हैं. जी, तो मैं इनके लिए कह रहा था, आज के दौर में या दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस जहां में आके मुस्कुराता कौन है. तो बात यह है कि मुस्कुराना आसानी है. अल्लाह पाक जो है ना तौफीक देता है तो आदमी मुस्कुराता है, और इसी मुस्कुराहट को आपको ना लेके नदीम भाई थोड़ा जेंजी के साथ रहना पड़ेगा. जेंजी वाले जो लोग हैं ना, उनके साथ रहना पड़ेगा. वो बड़े आजकल लोग अशार से मुतासिर नहीं होते, मैं बता रहा हूँ आपको. अशार भूल जाते हैं. अशार भूल, ये पब्लिक जो है ना अशार वाली, अशार का अचार बना चुके हैं. अशार वाली पब्लिक हमारी है. अशार भूल और जाते हैं, अपना जो शेर हमारी उम्र के लोग हैं उन्हें अब सुनाई भी कम देता है. That's how it is. So I don't think you should be doing that. You should be talking about cars, you should be talking about planes, you should be talking about vacations, you should be talking about कि इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, you know, Madrid, Portugal, Spain, ये सब ये वाली बातें करेंगे. आपने इधर बातें की ना, लालू खेत, ये वो फला, तुम्हारी नज़र जुल्फ, ये ऐसा बादल घटाएं, बोले कि भाईजान खुदा हाफिज. You know, we'll talk about later. बहुत सही है. सर, रिश्तों की हम बात कर रहे हैं. इससे पहले कि रिश्तों पे हम आए, एक पैकेज है, पहले हम वो देखते हैं, फिर इसके बाद रिश्तों की बात करेंगे. प्लीज वॉच दिस. अहम मकाम रखते हैं. ये रिश्ते हमें मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करते हैं. रिश्तों के साथ हुस्न सलूक करना जरूरी है ताकि ये ताल्लुकात मजबूत और देर पा रह सकें. एक दूसरे की इज्जत करना, मोहब्बत से पेश आना और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना रिश्तों की खूबसूरती को बढ़ाता है. हुस्न सलूक न सिर्फ रिश्तों को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे किरदार की भी अक्कासी करता है. इसलिए हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए. ऑलराइट जी. इससे पहले कि हम लोग बात का आगाज़ करें, आपसे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ. आज का जो शो है, इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय एक खुफिया चीज़ जो हमने रखी हुई, उसके ज़रिए जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तो हम आप लोगों को तोहफे भी देंगे आज. हाँ, आज बहुत बड़े बड़े तोहफे हैं. इतने तोहफे हैं कि आप सोचे आपकी कितने तोहफे. इतने तोहफे हैं. बाजी, एक तोहफा तो आपके बराबर में ही है. नहीं चाहिए. कि नहीं चाहिए क्या मतलब है? हमको नहीं चाहिए. क्या क्यों नहीं चाहिए? आपके तोहफे नहीं चाहिए. नहीं, हम देगा आपको, आपके साथ जाएगा. वो आपका खाए आदमी जो आपको शीशा मीशा लेके आते हैं. हमको नहीं चाहिए. नहीं, हम आपको देगा. हम अपने भाई की शादी करवाएगा इंशाल्लाह. हमारी ख्वाहिश है कोई ना कोई तो हमारे जाल में आएगा. किसी न किसी को तो हम नदीम भाई की दुल्हन बनाएगा. कभी ना कभी तो ऐसा होगा. शकीरा नहीं मिले कोई मसला नहीं, रशीदा तो मिल जाएगी. रिश्तों में पैसा मैटर करता है मगर प्यार लाजमी है. सिर्फ पैसे को ना देखें. जिसकी जेब में पैसा होगा ना, रिश्तेदार उसको पूछते, साफ सीधी बात है. जब तक आपकी जेब गर्म है तो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे. जैसे ही पैसा ख़त्म, लोग आपका साथ छोड़ देंगे. ये हकीकत है. रिश्तों में आजकल पैसे की कदर है. पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है. यार, रिश्ते में सबसे मतलब पैसे की सबसे इम्पोर्टेंस है. जस्ट लाइक आप किसी भी रिश्ते में देखिए, अगर आप पैसे वाले हैं तो आपकी रिश्तेदार ना बहुत इज्जत करते हैं. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका भले कोई भी हो, गरीबी हो, आपके कज़न हो या कोई भी हो, तो कोई मतलब वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता.
मतलब पैसा बड़ी अहमियत रखता है हर रिश्ते में। देखिए, रिश्तों के हवाले में तो यही बात है कि लोग आजकल रिश्तों से ज़्यादा पैसों को वैल्यू देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आजकल तो वैसे पैसा ही ज़्यादातर कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो लॉयल्टी, सिंसेरिटी भी वैल्यू रखती है हर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। पैसे है तो सब कुछ है, जो भाई है, अगर आपके पास पैसा होगा तो वो आपका ही होगा। देखिए, पैसा जो है वो नेसेसिटी है, जो कि एक रियलिटी ऑफ लाइफ है। तो पैसा उतना तो ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाएं, उसी से फिर आपके रिश्ते भी चलते हैं, वरना डेफिनेटली वो फिर प्रॉब्लम्स तो आती हैं, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स बाय द एंड ऑफ द डे आपको भरने ही। ऑलराइट जी, पैसे में, रिश्तों में पैसों की कितनी अहमियत होती है? लेट्स स्टार्ट विद यू सर। देखें, रिश्तों में आप जो कह रहे हैं पैसों की अहमियत, नहीं ये मैं नहीं कह रहा, उन लोगों ने कहा। चले उन लोगों ने कहा, बट उसमें पैसा एक लिमिटेड हद तक तो चलें आप, ये जैसे टू द नेसेसिटी ऑफ लाइफ तो इट्स नीडेड, लेकिन उसके बाद रिश्तों में नहीं आना चाहिए। देखें, उससे ये होता है कि फिर लेकिन डू यू थिंक आता है? आज के दौर में तो देखें है, ये जो बातें इन लोग कह रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट आज के दौर में ये आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ट्रू है, सही है, ऐसा है, लेकिन आना नहीं चाहिए। जो कि फलक, व्हाट डू यू थिंक? सच है कि आज के दौर में तो पैसा ही सब कुछ है। आपके रिश्ते अच्छा, भी एक आपके तरफ साथ पैसा कभी- हो, एक तरफ प्यार हो या रिश्ता हो, आप किसे चूज करेंगे? ये मुश्किल है, दोनों चाहिए। हम्म? दोनों चाहिए, जीने के लिए तो दोनों चाहिए, जीने के लिए दोनों चाहिए। जाहिर सी बात है। ठीक है। मैं बता रहा हूँ यहाँ क्या चूज होगा। अगर यहाँ कपड़े भी ले जाओ, जूते भी ले जाओ, कैद में डाल दो, मोहब्बत के मारे हुए लोग ना, मतलब खंबे पे मोहब्बत लिख दो, उसी से लिपट के रोलेंगे। मैं आपको ये आप अभी देख लीजिएगा जवाब, ये मैं आपको गैर मरी मखलूकात जो है ना, ये उनसे भी मोहब्बत कर सकते हैं। हाँ, जो रात को डराने के काम आती है ना, अगर वो प्यार से सरगोशी करते, नदीम मैं तुम्हारे पास हूँ, बिस्मिल्लाह। देखें, अगर आपके रिश्ते अच्छे होंगे ना, मगर तो पैसे भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी, सब कुछ सर आएंगे। बच्चे आते और हैं, अगर बच्चे भी आते आएंगे हैं, और वो 15 बच्चे भी 15 20 खुशियां 20 लाएंगे। बच्चे आते हैं, और अल्लाह की कसम उनकी स्कूल की फीस नहीं होती, बिजली का बिल नहीं होता, मकान में रहने की जगह नहीं होती। सर मैं आपको बता रहा हूँ, और बच्चों के नाम भी याद नहीं रहते। लेके आएंगे अगर आपके रिश्ते अच्छे होंगे। हाँ। और अगर रिश्ते खराब हुए तो आपकी दौलत भी चले सर जाएगी, मैं आपकी शोहरत भी चले कॉल जाएगी। तो ले लें। बिल्कुल। हाँ आप लेना कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप देख रहे हैं साहिर लोधी का शो, और साहिर लोधी साहब इस वक्त हम सब के साथ मौजूद है। क्या बात करना चाहेंगे आप साहिर लोधी साहब से? मुझसे नहीं, आपसे बात करने की। सर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि रिश्तों को मजबूत कैसे करें, ये मेरा सवाल है। रिश्तों को मजबूत कैसे करें? सबसे पहले तो ये करें कि 10,000 रुपए की ग्रोसरीज आज हम देने जा रहे हैं, बांट रहे हैं। 10 जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए की ग्रोसरीज हैं। जो हमें कॉल करेगा उन सब की कॉल्स को हम एक जगह एक पूल के अंदर डाल देंगे, और कल मैं आपको बताऊंगा विनर कौन है। यू कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन 10,000 रुपीज़ की ग्रोसरीज जो है वो हम आपको देने जा रहे हैं, बिकॉज दैट हेल्प्स, यू नो। आज के दौर में 10,000 रुपए की ग्रोसरीज हेल्प करती हैं। तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो अभी कॉल कीजिए। 10,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ ग्रोसरीज वो हम आपको देने जा रहे हैं। जी देखिए, वही हम बात कर रहे थे, जब आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं तो आपके माहौल इर्द गिर्द के, चाहे आप कारोबार के अंदर किसी से कारोबारी रिश्ता पैदा कर रहे हैं, या आप अपने कुलीग्स हैं, आप साथ काम कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, जिनके साथ भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे आप वहाँ डेवलप करेंगे। और जहाँ आपके रिश्ते ख़राब होते, कारोबार में भी अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो कारोबार बर्बाद हो जाता है, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो रिश्ते बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भागते भागते हम अपने रिश्तों को खत्म कर देते हैं। पैसे के पीछे कैसे भागते हैं? पैसे के पीछे ऐसे ऐसे भागते हैं, वो बंदा ऐसे डोरा लेके भाग रहा, पीछे पीछे भाग रहा। पैसा आपको नचाता है, पैसा आपको भागेगा आप पैसे के पीछे। क्यों? क्योंकि पैसा आपकी एक गाना कमजोरी था, अगर बहुत बन गया बहुत तो। पुराना एक गाना था, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। हाँ, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये भी एक गाना था। तो बात यह है कि अगर हमने अपने रिश्तों को मजबूत नहीं किया तो आप यकीन करें ना पैसा तो मिलेगा। क्या करें? सीमेंट का इस्तेमाल करें, क्या करेगा उसमें? जी क्या सीमेंट, लगाएगा? ये जो मोहब्बत की जो सीमेंट है ना, ये मोहब्बत की सीमेंट है ना, इसके अंदर बहुत सी चीजें मिक्स करनी पड़ेगी। जी हाँ भाई, शुरुआत दिन की मोहब्बत एक से ऐसे करें। ऐसे में
बचपन में क्या खाला ने फेंक दिया था? क्या हुआ था? कौन सी मोहब्बत आपको नहीं मिली? देखिए, इतनी मोहब्बत की मैंने बचपन से अपनी माँ को मोहब्बत करते हुए देखा, अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, मेरी माँ की जो मदर इन लॉ थी, फादर इन लॉ थी, उनके साथ मैंने अपनी माँ को सिवाय मोहब्बत करते हुए नहीं देखा। और वजह क्या थी? वो हमेशा कहती थी नमाज भी पढ़ लो ना तो अल्लाह से मोहब्बत करके पढ़ो। ये नहीं कि तुम अपना फर्ज अदा करेंगे जल्दी जल्दी करके भाग रहे होते। हम छोटे होते थे, जल्दी नमाज पढ़ते थे तो कहती थी बेटा तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो सुकून से पढ़ो, क्यों भाग रहे हो? तो हर चीज आप ये कहते हैं कि पैसा हो ना हो, रिश्ता जरूर होना चाहिए। रिश्ता, और रिश्ते ही सब कुछ कामयाब और रिश्ते में पैसा नहीं आता। It's not reality. It is reality. No, it is we not. have gone into fantasies. It is not reality. This actually. is not fantasy. You are talking about fantasy actually. Nahin, you know that what? is not. If you don't have money and if you cannot give your wife monthly income, जी, ठीक है? मेरे पास बहुत पैसा है, मगर मैं आपके साथ आपको रिस्पेक्ट नहीं देता। क्या आप मेरे साथ रहेंगे? मैं आपकी इज्जत नहीं करता। मैं आपके डिफरेंट कैसे हो गया? अगर मेरे पास आपको मैं मोहब्बत दे रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ, के बिल टाइम पे नहीं भरते जी जी, तो आपको क्या लगता है हज़रात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। थोड़ी देर के बाद यहाँ तलवारबाजी का मुकाबला होगा जिसमें डॉक्टर माँ का मुकाबला होगा। देखिए, लोग तो बगैर बिजली भी रहते थे ना पिछले जमाने में। हमने तो जरूरियात को अपनी हर चीज बना लिया। इनको प्राइम मिनिस्टर मत बना देना, रोटी को तरसोगे। ये अजीब अजीब मिसालें दिया करेंगे। आप पहाड़ी इलाकों में क्यों जाते हैं? पहाड़ी इलाकों में क्यों जाते हैं? आप वेकेशंस पे क्यों ऐसे बिना पैसे के कैसे जाएंगे? एक बार पहाड़ी इलाकों में पता क्यों जाते हैं? उठा के ले जाते हो। उसके बाद ये बगैर पैसे के आप चले गए। Vacations तो छोड़ दें, I'm talking about the average population of Pakistan. When you don't have a good आप relationship, कॉल करें, ये बताइए पैसा मुझे जरूरी बताएं है। कि आपके क्लाइंट से अगर आपने रिश्ता नहीं अच्छा रखा तो आपकी क्लिनिक आएगा? मैं तो नहीं अगर मेरा आऊंगा। क्लाइंट मुझे आप जितने चार्जेस नहीं देगा, एक सेकंड मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो आप मैं अपने उसको क्लाइंट बुलाऊंगी कैसे? आप एक एक्सपेरिमेंट करें, गलत दांत निकाल दें और बड़ी मोहब्बत से बात करें, लेकिन गलत दांत निकाल दें, देखिए फिर वो कभी आएगा कि नहीं आएगा। 32 दांत तोड़ देगा। और अगर आप पैसे लेके करेंगी ना, और यकीन करें वो आपको सू कर देगा, अमेरिका में, पाकिस्तान में गालियां देना शुरू कर देगा, आपको छोड़ेगा नहीं। पर पैसे भी लिया, मेरे दांत नहीं खराब। ये हमारी दुनिया के नहीं है। ये सिंपल बात ये कर रहे हैं कि जी पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा देखिए, मैंने कहा पैसा आता है, सब कुछ आता है, सिर्फ आपने रिश्ता, अगर आपकी क्लिनिक में आपका रिश्ता अच्छा होगा आपके क्लाइंट के साथ तो फिर, मगर आपने रिश्ता ही, आपने रिश्ते की इंपॉर्टेंस ही छोड़ दी और आपने कहा मैं तो क्लिनिक कर गया, मुंह खोलो, दांत निकालना है, तो मैं तो कहूँगा भाई मुझे नहीं That's a different thing, totally different. But you are saying कि पैसा जरूरी नहीं है। What was first coming? लेकिन देखें ना, देखें what you're saying is being professional, वो तो उनको करना ही करना है। वो तो करना ही है। वही रिश्ता, एटीट्यूड जो है ना हमारे। अच्छा एक मिनट भाई, बात अपनी औलाद बेचोगे, बात तो करने दो। मैं पैसे दे रहा हूँ, कोई देगा? लोग बेच रहे हैं, पैसे नहीं होंगे तो चौधरी नदीम साहब कोई अपनी औलादें बेचने की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहे हैं बी रियलिस्टिक। रिश्ते बहुत जरूरी हैं, लेकिन आजकल रिश्तों में पैसा भी आ गया है। देख लेते हैं ब्रेक के बाद। एवरी डे खूबसूरती और सेहत का गहरा ताल्लुक है। सेहतमंद जिस्म और दिमाग खूबसूरती की बुनियाद है। जब इंसान सेहतमंद होता है, उसकी जिल्द चमकदार, बाल मजबूत और नाखून सेहतमंद होते हैं। मुतवाजिन ग़िज़ा, मुनासिब नींद और बाकायदा वर्जिश न सिर्फ सेहत को बेहतर बनाते हैं बल्कि खूबसूरती को भी निखारते हैं। अच्छी सेहत अंदरूनी खूबसूरती को भी उजागर करती है और चेहरे पर कुदरती चमक और ताजगी लाती है। इसलिए खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए सेहत का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। आप ठीक हैं? ऑल गुड। अच्छा, ये बताइए मिर्ज़ा, आप तो आई थिंक प्रॉब्ली यू आर द राइटेस्ट पर्सन टू आस्क दिस। आपकी जो स्किन केयर रूटीन है वो क्या है? क्या करती हैं आप अपनी स्किन के साथ? अच्छा, मेरी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत देसी हैं, घरेलू टोटके हैं। और ज़्यादा ये होता है कि एक तो हमें मेकअप बहुत अप्लाई करना होता है फुल डे, फिर इतनी लाइट्स होती हैं, तो उसके बाद जब घर जाती हूँ तो क्लिनजिंग करती हूँ, स्क्रबिंग करती हूँ। अच्छा, क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी एवरी डे, बहुत ज़रूरी। इफ़ यू वेयर मेकअप तो आपको करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी। ओके। और स्क्रबिंग करते हैं। स्क्रबिंग भी हर रोज़? नहीं, वो हर रोज़ नहीं होती, लाइक विद इन 8 days 10 days डिपेंड्स।
अच्छा 8 डेज कि आपके पास टाइम है या नहीं है। ओके अच्छा, ये जो एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश मिलते हैं ये डेली इस्तेमाल कर सकते हैं आप? देखें वंस अ डे यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन को नीड है, अदरवाइज आप 2 to 3 टाइम्स अ वीक। फेस वॉश में कोई इतना मसला नहीं बिकॉज वो वेयर ऑफ हो जाता है ना उसी टाइम। ओके दैट्स व्हाई। जी जी, तो आप और बताएं। एक्सफोलिएट मेरे ख्याल से 15 डेज या 20 डेज के बाद करना चाहिए, रोज़ाना तो आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है आपकी स्किन और डिपेंड करता है कि ड्राई है, ऑयली है, कैसी स्किन है, टेक्सचर पे भी डिपेंड करता अच्छा, है। स्किन पे ग्लो कैसे आता है? आई जस्ट वांट टू नो। अक्सर लोग ये बात करते हैं ग्लो आना चाहिए, ग्लो आना चाहिए, ब्राइट हो जानी चाहिए स्किन, ग्लो कैसे आता है? अच्छा देखिए स्किन पे ग्लो ऐसे फ़ौरन से नहीं आता। पहली बात तो आप लोग तो ले आते हैं, एक्सपेक्ट आप भी ले आती हैं ग्लो? जी बिल्कुल, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें एंड आप अपनी जो डेली स्किन के रूटीन है उसमें हाइलुरोनिक एसिड्स का इस्तेमाल करें। जो सीरम्स आते हैं, नाइट क्रीम्स आती हैं, तो यू कैन यूज़ दोज सीरम्स और उससे आप रूटीन में जब आप लेकर आएंगे और आप अपनी नींद अच्छी रखेंगे तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो नींद कैसे अच्छी रखें आज के दौर में? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लो के लिए, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और जो जिम करते हैं या रेगुलर वॉक वगैरह करते हैं तो आप कुछ दिनों बाद वाज़े फ़र्क देखते हैं स्किन ग्लो में। तो एक्सरसाइज ना जी कुछ कहें। स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए आपको और आपको अपनी स्किन का भी ख्याल करना चाहिए, डाइट और तो अगर यहाँ पर कोई बैठ के देख रहा है जिनका नाम कुछ भी है, एनी है, वो बैठ के देख रही हैं और एनी ये कह रही हैं कि जी स्ट्रेस फ्री मैं हो ही नहीं सकती, हस्बैंड हैं, 3 बच्चे हैं और मेरी अपनी भी जॉब है, मैं भी बाहर जाती हूँ, फिर घर को भी मुझे देखना होता है, फिर बिजली के बिल्स हैं, ये है, फला है, बहुत कुछ वो कह रही हैं। अगर मैं स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकती तो मैं नींद भी प्रॉपर नहीं ले सकती, स्ट्रेस भी मुझे बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिलता, तो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? जी तो सिर्फ हाइलाइटर लगा लें, वेज़लीन लगा के हाइलाइटर लगा लें। क्या लगा के? वेज़लीन लगाएं, हाइलाइटर लगा लें या फिर बेबी ऑयल जो होता है वो लगा लें, उससे भी आपके स्किन पे ग्लो आ जाता है। अच्छा, बेबी ऑयल भी लग सकता है? तुम्हें पता चला ग्लो कैसे आता है? कल से बेबी ऑयल लगा के आना तुम सब। बार बार कह के मर चुका हूं मैं, कम से कम ग्लो तो आ जाए, ग्लो तक नहीं आया तुम लोगों पे। अच्छा, तो वो क्या करें? आप जेन्युइनली एक क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले तो बात होती है कि प्रायोरिटी आपकी क्या है। आपकी प्रायोरिटी अगर आपकी स्किन है तो आप 5 मिनट तो अपने दिन का निकाल लेंगे अपनी स्किन के लिए। हाँ। अगर किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो फिर वो जो घरेलू टोटके होते हैं वो उनकी तरफ ऑप्ट कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं जो फेवर में हूँ, मैं साइंटिफिक स्किन केयर के फेवर में ज़्यादा हूँ। आप घरेलू टोटके इतने ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत दे आर गुड, बट मैं इतना ज़्यादा फेवर में नहीं, बिकॉज अगर हमारे पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो चले आज आपका और मेरा मुकाबला हो जाए। आप स्किन को कितना पीछे लेके जा सकती हैं? रिवर्स एजिंग? जी जी, रिवर्स एजिंग काफ़ी कर सकते कितना हैं। बिल्कुल। कितने साल? कितने दिन में? कितने दिन में? हाँ, मतलब कि अगर आप केयर करें, आप स्किन को 5 साल कितने दिन में पीछे लेके जा सकती हैं? देखें वो तो फिलर अगर हम कर रहे हैं, थ्रेड्स कर रहे हैं तो विद इन अ मंथ, और फिलर तो मतलब फ्यू जैसे हमने किया और फौरन रिजल्ट आ जाता है। बाकी थ्रेड्स का और ये बताइए कितना पैसा लगता है उसमें? पैसा लगता है, पैसे लगते हैं डेफिनेटली। मैं आपको एक तरकीब बता रहा हूँ। अंडा कितने का आता है? एक 20 रुपए में, 20 रुपए का टोटका बता रहा हूँ। 20 रुपीज़ का कसम से कर लेना, मैं करता हूँ भाई, मैं करता हूँ। आज सुबह भी करके आया हूँ। वो बट बिल्कुल टेम्परेरी है, वो आपको बिल्कुल नहीं टेम्परेरी, देखिए बिल्कुल टेम्परेरी, बट जस्ट लिसन, मैं आई एग्री, बिल्कुल टेम्परेरी है, बट कोई लेकिन समहाउ दे वर्क। अगर आप अंडे की सिर्फ सफ़ेदी ले लें, वाइट ले लें, एक वाइट ले लें, उसको अपने चेहरे पे यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करें, 20 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए, 5 से 6 घंटे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, बहुत अपलिफ्टेड रहती है। और रेगुलर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कीजिए। यदि मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये ऑफ कोर्स वो नहीं है जो डॉक्टर साहबा करती हैं, डॉक्टर साहबा करती हैं, आपको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। अगर आपकी एजिंग हो रही है तो आप उसको डिले कर सकते हैं, डिफाई कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन देसी टोटका है, आप उसको कर सकते हैं। 20 रुपये में 4-5 घंटे के लिए आप दुरुस्त हो सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम जस्ट सेइंग। दांतों की सेहत के बारे में हम अक्सर बात ही नहीं करते, निगलेक्ट करते हैं उसको। वजह क्या है? हम समझते नहीं कि दांतों के डॉक्टर्स होते हैं। नहीं, हाँ ये तो है, मैंने ये वाले मिथ्स बहुत ज़्यादा सुने हैं कि लोग कहते हैं डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। तो क्या है वो? डॉक्टर्स ही हैं। वो तो मैं डॉक्टर्स ही नहीं हुए। तो हेल्थ केयर जो है अपनी, उसमें भी हमारे टीथ तो सबसे पहले आते हैं ना। आपकी इनटेक, आपकी एस्थेटिक सबसे अच्छा, आपकी स्माइल कब अच्छी होगी? जब आपके टीथ अच्छे, एस्थेटिक आपकी अच्छी होगी ना। कुछ लोग होते हैं
मैंने देखा है, टीवी पर भी आ रहे होते हैं, बट स्टिल उनकी, मैं एज अ डेंटिस्ट मेरा फर्स्ट लुक जो होता है पर्सन तो आप की जब टीथ लोगों पर ही से जाता मिलती है। हैं तो आप दांतों को देखती रहती हैं जी। उनके? ओए यार वेरी बैड। बात ही ना करें, मुंह ही ना खोले तो अच्छा नो। अच्छा, हम में से अक्सर लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, जैसे मैं पीता हूँ, मैं दिन के अंदर 15-20 कप्स भी हो जाते हैं, तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? फिर लोग स्केलिंग के लिए इसलिए नहीं आते क्योंकि उसमें गुरूर की अजीब सी आवाज़ आती है, बहुत अजीब सा लगता है एकदम से, तो कुछ ऐसा नहीं है कि बस लगाओ और ठीक हो जाता? आजकल मल्टीपल टूथपेस्ट आ गए हैं वाइटनिंग के, आप वो यूज़ कर सकते हैं जो स्टेनिंग और इस चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं। ओके, ठीक है, Okay. बट स्टिल यू नीड ब्रशिंग प्रॉपर एंड माउथ वॉशेस। अच्छा ये बताइए, नहीं माउथ वॉश तो अल्हम्दुलिल्लाह डिओड्रेंट और माउथ वॉश हम इस्तेमाल ही नहीं करते, हमें लगता है कि हम जान के दुश्मन हैं इनके ना, जो माउथ वॉश इस्तेमाल कर रहा है, डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रहा है, हम उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं कि वाई आर यू यूजिंग इट। तो सो क्वेश्चन, अक्सर लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं और उनके दांत बड़े मसूड़े मुतासिर होते हैं, और मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि एक के यहाँ से ऑपरेशन हुआ है, ये पूरा हिस्सा निकाल दिया गया है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? मैं तो बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करती हूँ, इस तरह के पेशेंट्स अगर मेरी ओपीडी में आते हैं तो आई रियली फोर्स देम टू विदड्रॉ विद दिस हैबिट। अच्छा, मसूड़ों में खून का आना ये क्या है? जिंजिवाइटिस, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? या कैसे? स्केलिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो देखिए डेंटल में मेडिकल जो रोल है ना, मेडिसिन का जो रोल है वो बहुत सिर्फ माइनर 10% हो, 90% आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट की नीड होती है हर कंडीशन में। अच्छा जी, आपको अगर दांतों के हवाले से सवाल करना है, स्किन के हवाले से सवाल करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बालों के हवाले से सवाल करना है कि आपके बाल गिर रहे हैं, आप उनको घने बालों को चाहते हैं कि घने बाल आपके आ जाएं या चाहते हैं, तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल, उन कम टू यू। बालों को गिरने से आपके सालोन के अंदर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन देखिए बालों के गिरने की 2-3 कंडीशंस हैं। वो ये है, एक तो चलें जी बालों के गिरने का लाइफ साइकिल है, बिकॉज मैं ये अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ कि देयर इज़ अ लाइफ साइकिल। एक बालों का स्ट्रैंड, उसकी लाइफ साइकिल 7 इयर्स है। 7 इयर्स बाद उसके फेजेस आएंगे और एक्सोजन फेजेस आएंगे, उसके अंदर वो बाल गिरेगा, फॉलिकल लूज करेगा, देन अगेन आपका नया फॉलिकल नया बाल ग्रो करवाएगा। लेकिन कुछ फेजेस यहाँ पे होते हैं जिनके फॉलिकल क्लॉग हो जाते हैं, उस सूरत में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और आप उन ट्रीटमेंट से बालों के गिरने को अगेन आप रोक नहीं सकते, आप उसको सिर्फ हल्का सा एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो कम गिरे, लेकिन वो गिरेगा बिकॉज उसकी लाइफ साइकिल है। तो उस चीज़ में जैसे आजकल डर्माटोलॉजिस्ट के पास PRP सेशंस अवेलेबल हैं जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेट करते हैं। आप लोग एक्सोसोम्स भी करते हैं? जी जी, वो भी करते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं जी। एंड उसके अलावा भी जो घरों में ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं या सैलून में हमारे पास डर्मा नीडलिंग का सेटअप होता है, जिसके अंदर हम फॉलिकल को वापस से स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ग्रोथ अपना शुरू करे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, प्लस आप हेयर एंटी फॉल शैम्पूज आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर अगेन अपने स्कैल्प को कितना क्लीन रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैल्प आपका बिल्टअप होगा या हेयर आपका बिल्टअप होगा, उसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग आती है। प्रोडक्ट्स लगाते हैं आप, जैसे आप स्ट्रेटनिंग इस्तेमाल करती हैं ऑल दैट, क्या इनसे बाल मुतासिर होते हैं? बिल्कुल, जो मैं बिल्डअप्स की बात कर रही हूँ वो यही होता है। वो देखें फॉर एग्जांपल अक्सर लोग घरों में कलर्स कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। और बहुत सारे आपके ऑन शेल्फ ऑन द काउंटर कलर्स आते हैं जो आपको पता नहीं होता कि वो अल्कलाइन कलर्स हैं या सिंथेटिक कलर्स हैं, मेटालिक कलर्स हैं। बालों के लिए खराब होते हैं। जी बिल्कुल, मेटालिक्स जब भी आप बालों में देंगे वो हमेशा बिल्डअप करेगा। वो आपके क्यूटिकल को ओपन तो कर देगा, लेकिन वो उसको क्लॉग भी करेगा और सरफेस को बिल्डअप करता रहेगा। तो जब आप सोचें आपके बालों पे कोई चीज़ बिल्डअप हुई हुई है और वो वेट आता जा रहा है, आपने रफनेस फील हो रही है, तो वो बाल अपना फॉलिकल लूज करेगा, रूट कमज़ोर कर देगा। तो इसलिए हमें सैलून्स पे इसलिए हम लोगों को सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं कि यू हैव टू यूज़ सिंथेटिक कलर्स। जब आप मेटल्स पे जाएंगे, इवन मेहंदी, इतनी मेरा सवाल है, इतनी ज़्यादा इन्फो लोगों को नहीं होती, आई एम रियली सॉरी, इतनी नहीं। अच्छा, और ना लोगों के पास शायद टाइम और विलिंगनेस है टू लर्न, तो वो खुद भी नहीं पढ़ते हैं। और इससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अमोनिया फ्री कलर्स भी होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हर कोई मतलब इतना अफोर्ड, ठीक है, आपका आप लोग काम सब है। बालों के एक्सपर्ट हैं, कोई हैक बताइए बालों के लिए, बालों को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? मैं तो घरेलू टोटके फिर से चावल का आटा, प्याज और फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उनको बॉईल करके वो लगाती हूँ। ओह रियली, यू डू दैट? ओके।
टोटके अगर घरेलू बात करें, बीइंग हम तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप जो बात करना चाहती हैं वो करें। घरेलू मेरा ख्याल है कि जो एक्सपीरियंस है वो एग का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि एग से बाल गिरना रुक जाते हैं। और हाँ, वो आपको अपना स्कैल्प की कंडीशन देखनी पड़ती है, डैंड्रफ है क्या है। लेकिन मेडिकेट अगर हेयर फॉल का मसला या हेयर फ्रीजी हो रहे हैं, हेयर का टेक्सचर ख़राब हो रहा है, तो हम एवेलुएट करते हैं उस पेशेंट को कि जी उसकी वजह क्या है, उसकी एज, जेंडर, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को आयरन डिफिशिएंसी, अनीमिया है, स्वेयर, उससे बाल फ्रीजी भी होंगे। अच्छा, और हमारे गिरेंगे यहाँ भी। उस रोज़ बात हो रही थी कि 90% जो बाल गिरते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से गिरते हैं, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो जिसमें हम डेफिशिएंट होते हैं उसकी वजह से गिरते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बालों के गिरने की वजह से बहुत जल्दी परेशान ना हो जाएं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं अगर आपको लगता है। अच्छा, कितने बाल एक दिन में गिरने चाहिए? देखिए, वैसे तो कहते हैं कि अगर पर डे 100 हेयर गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हैं तो वो एक नॉर्मल रेंज है, बट इससे ज़्यादा गिर रहे हैं, बट आपको अपना एक रूटीन भी पता होता है कि भाई मेरे इतने गिरते थे, उससे ज़्यादा अगर गिर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। हर दूसरा तीसरा आदमी जो है वो इस चीज़ का शिकार हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, बस एक तुम हो। ऑलराइटी देन, थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे लगता है तुझे और मुझे ना बैंड शुरू कर लेना चाहिए। देखो, मतलब हालात कुछ भी हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो पोर्ट ग्रैंड तो जिंदाबाद ना। वही तू और मैं शाम को चले जाया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। करीम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सो आपको शो तो पता ही है क्या है जी, वो हमने देख लिया। वो आपने देख लिया। सो टेल मी, क्या वाकई पैसा आता है रिश्तों में? आता है, आता है। चाहे आपकी मियाँ बीवी की जितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, जितनी भी आप मोहब्बतों के गुण गाते रहें, बट एक वक्त आता है पैसा चाहिए। पैसे के बगैर घर नहीं चलता, पैसे के बगैर बिजली नहीं चलती, पैसे के बगैर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, पैसे के बगैर आपकी ज़िंदगी का सर्वाइवल नहीं है। पैसा ज़िंदगी चलाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा ज़रूरी है। बिल्कुल। एक टेलीफोन कॉल है, आप ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम कामरान है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी, आवाज़ नहीं आ रही। मुल्तान से। कामरान मुल्तान से बात कर रहे हैं जी। हेलो। जी, कामरान बोलिए। जी, मुझे ये पूछना था कि फर्ज करें आपका रिश्ता मजबूत हो मियाँ बीवी का, ठीक है, तो उसमें इख्तलाफ डालने के लिए अगर लोग हों तो फिर उसमें फैमिली में, तो फिर आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में? ऑलराइट, अगर मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो तो क्या दूसरे लोग इख्तलाफ डाल सकते हैं उस रिश्ते में? हम सभी से पूछ लेते हैं ना
शैतान डाल सकते हैं। शैतान डाल सकते हैं। जो इंसान शैतान की सूरत में हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जी जी वो जरूर डाल सकते हैं। अच्छा आप क्या कहती हैं? मेरी शादी नहीं हुई। क्या जवाब है ना ये कंप्लीटली जेनजी वाला जवाब है। ये ना मैंने सवाल किया, मैं समझता कि जवाब आएगा कुछ ना कुछ, मेरी शादी नहीं हुई, दैट्स इट। ओके या इसलिए मेरी हुई इसलिए मैंने बता दिया। डाल सकते हैं जी सर, जी मैम डाल सकते हैं, बिल्कुल डालते हैं सर, डालते हैं, डालते भी हैं। शैतानी फितरत के लोग डालते हैं। तो कुछ नहीं होता, शैतान को बदनाम किया हुआ है। आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वक्त की लड़ाई तो हो जाती है ना, वक्त की लड़ाई तो हर चीज देखिए, यहाँ रिश्ता तोड़ने की बात नहीं हो रही है, रिश्ता मजबूत होता है और वो कभी नहीं किस चीज पे शक कर रहे हैं? शैतान आके लड़ाई, कोई मुझे कहेगा मेरे भाई ने ये बोला, घर में बदमजगी जरूर पैदा करवाते हैं लोग। अगर आपने खामोश रहे तो फिर इस जैसे बन जाएंगे बुत मत बने, शायर लोधी जैसे बने, खामोश मुस्कुराते हैं, मीठा बोलते हैं, बहुत सी चीजें नहीं, आप बड़े कमाल बोल रहे हैं। इसका मतलब है आपका यकीन ही नहीं है कि कोई आपका रिश्ता कमजोर कर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, बात बहुत पैसे की हम कर रहे हैं। हाँ। जरा उस बाप से पूछे जो कमा के लाता है और अपने बच्चे को कहता है बेटा खर्च कर। उस बाप से पूछे जो कमा के लाता है, अपनी बीवी को भी देता है, कहता है ये लो बेगम आप खर्च करो। एक कॉल ले जी बिल्कुल। चाचा हेलो बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं समझे साहिर लोधी की आवाज सुनना चाह रहे हैं आप लोग। आज सब नाराज हो जाएंगे, साहिर लोधी क्यों नहीं हमें अटेंड कर रहे हमारी कॉल को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तो आप क्या समझती हैं, रिश्ता इम्पोर्टेंट है या पैसा? जी कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम हम सबकी तरफ से। मेरी नजर में तो रिश्ते ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसों की कोई कदर नहीं है। जमील भाई सामने। क्योंकि ये बहुत अनमोल होते हैं। तो मेरे बाबा नहीं है, इनकी डेथ हो गई है, तो बट आई रियली मिस यू बाबा। तो जैसे अपनों रिश्तों की कदर करें, क्योंकि चाहे वो आपकी बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, ये बहुत अनमोल होते हैं। वेरी नाइस। चलो थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, रिश्तों के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, लेकिन उन रिश्तों को चलाने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। ऑलराइट, रिश्ते बगैर पैसे के नहीं सर्वाइव। Do you feel that? बिल्कुल ऐसा ही है। आप तो ऐसा फील नहीं करते आप? सुने, मेरी सगी बहन घर में आएगी, मैं उसको चाय पानी नहीं पूछूंगी, अच्छे से खाना नहीं खिलाऊंगी, तो वो दोबारा मेरे घर नहीं आएगी। आप किसी को अपने हालात सुना देंगे, वो दोबारा आपसे मिलेगा ही नहीं। मैं तो अपनी वालदा की कब्र पे भी जाता हूँ, वहाँ से कुछ नहीं मिलता। वो मोहब्बत है, इधर पैसे तो नहीं है, रिश्ता वो मर के भी आज रिश्ता कायम है। हम रिश्ता ना निभाने की बात बात आपको बता दूं, साहिर लोधी जितने भी बड़े आदमी बन जाते हैं, उसके वालिद आते हैं, खड़े हो जाते हैं। इनकी जबान पे अपनी माँ बहन बाप की तारीफ सिर्फ पैसे की वजह से नहीं है। आज वो शाइस्ता की इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं कि शाइस्ता कोई बहुत बड़ी स्टार है, इसलिए कि वो इसकी बहन है। अच्छा सुने, मेरी तो सुन ले जी। हम सब अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, हम सब तो अपने माँ बाप, अगर हमारे माँ बाप हयात नहीं है तो हम ये तो नहीं कह रहे कि रिश्ता जरूरी नहीं है। रिश्ता भी जरूरी है, बट हाथ पे हाथ रख के भी आप नहीं बैठ सकते, आपके लिए पैसा भी जरूरी है। मेरे घर में जो आता है, अगर मेरे घर को पैसे को रिश्ता चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। देखिए अगर आप कहें कि नहीं भाई मेरे पास 0 रुपीज है और मैं सिर्फ तुम्हें जिंदगी भर मोहब्बत दूंगा, तो फिर देखिए बात यह है कि आपके पास मैंने आपसे सिंपल से बात कही, हमारे वालिद रिश्ते की कदर एक हमने अपने वालिद से सीखा, उसने तो कभी पैसे अपने हाथ में नहीं रखे। जरूरत है रिश्ता लाया अपनी माँ को लाके तो दिए ना वालिद ने। तो मतलब मेरे वालिद साहब के लिए रिश्ता पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर पैसा इम्पोर्टेंट होता तो पल के बड़े हुए, पढ़े लिखे, अगर पैसा इम्पोर्टेंट होता तो वो अपनी जिंदगी अय्याशी से जीता। क्यों दे रहा है मेरी माँ को पैसे? अरे रिश्ता चलाने के लिए इसलिए दे रहे हैं कि माँ को पैसे चाहिए। आजकल के दौर में तो औरत भी कमाती है, तो वो भी घर चलाने के लिए औरत कमाती है ना, उसके बावजूद भी उसका सुने मेरी बात सुने, औरत कमाती है और अय्याशी के लिए नहीं कमाती, वो भी घर को अच्छा सपोर्ट करने के लिए कमाती है ना। देखिए बात वही है कि एक शख्स जो इंसान पैसे कमा रहा है ना, वो अपने ऊपर खर्च पहले नहीं करेगा, सबसे पहले अपनी माँ के लिए पैसे। तो इसका मतलब उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है डॉक्टर साहब, वरना वो पहले अपने आप पे खर्च करेगा। डॉक्टर नहीं है।
आपकी कितनी शादियां हैं? 5 नहीं ऐसी मना करो। कितनी शादियां? ही इज डॉक्टर ऑफ लव एक्चुअली। वी हैव अ न्यू डॉक्टर। आपने शादी की भी है या नहीं की, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी भी की और मेरे बच्चे भी हैं, और मेरे नज़दीक आज तक यकीन करें पैसा इंपॉर्टेंस नहीं, और पैसा आता ही उस घर में है जिस घर में मोहब्बत होती है। जो कमाता पैसा है, आता ही उस कारोबार के अंदर है जहां आप अपने स्टाफ से मोहब्बत करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। पैसा देंगे, बड़े बड़े बंगलों के अंदर मैंने तलाकें होते हुए देखी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मैंने एक दूसरे के चेहरे राइट एंड लेफ्ट होते हुए देखे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से एक बाउंडिंग है सिर्फ पैसे का। सर जी पैसा ना होने से भी तलाक़ें होती हैं। आपके सियासतदान को मैंने देखा है, जब कुर्सी पे आते हैं तो लोग कहते हैं जी सर आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप तो बहुत अच्छे, जैसी कुर्सी पे गए उसी को गालियां दे रहे होते हैं। ये हमने इतने हम हिपोक्रेट हो चुके हैं पैसे के चक्कर में कि आज हम किसी के नहीं है, आज हम किसी के नहीं है। जो वो कहते हैं ना चलाने के लिए, वो रिश्ता चलाने वाली रोटी जिसको खाली वो और उसके पैसा चाहिए। You are right रिश्ता at some चलाने point, के लिए मोहब्बत और but in the पैसा end I would still say कि money is important. Why? अगर आपने कहा कि आप अगर अपने क्लाइंट के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे 2 मुलाजिम हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक मेरी मासी है जो 18 साल से काम कर रही है। सर एक मिनट सर, उसको आप अगर 10,000 रुपए भी देंगी ना ज्यादा, वो आपके यहाँ नौकरी नहीं करेगी, ठीक है। और मेरी एक मासी मैंने नहीं रखी, 1000 रुपए के लिए पड़ोस के यहाँ नौकरी कर चलेगी। अच्छा जो आपके तो पास वो जो मेरी पुरानी मासी है, अगर जो आपके पास इतने साल से हैं, अगर आप उन्हें सैलरी नहीं देंगे तो वो रहेंगे आपके पास? बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं बाहर मुल्क में था। क्या नाम है उनका? उसका नाम है हुस्ना मासी। यहाँ रुकिए, हुस्ना मासी देख रही? शायद नहीं देख रही हो, मगर हुस्ना बहन आज से लेकर, वो मेरी मासी नहीं, मेरी माँ की तरह मैं उसको इज्जत करता हूँ। सब अपनी जितने भी हमारे घर स्टाफ होते हैं, मेरी बेटी को अपनी बेटी, मेरे बच्चों को अपने बच्चे समझती है, और उसने यकीन करें। अच्छा नदीम भाई, अभी हम लोग थोड़ी बात कर लें। हम समझ गए आपकी जिंदगी की दास्तान में, समझ गए मोहब्बत के तरसे हुए आदमी हो तुम। तुम्हें कभी मोहब्बत ही नहीं मिली। No, he is saying right. आपको मालूम नहीं है डॉक्टर साहिबा, इनके साथ मैं जनाजे पे जाता हूँ, ये उसको दफनाने नहीं देते। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बेरियल के अंदर जाके वहां पे लोगों को, ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो जाके याद दिलाते हैं आपको ना, अब बड़ी मुश्किल से उसे सब्र आया होता है, और इन जैसे लोग आते हैं, अब तुम्हारा क्या होगा बताओ। और रोने लगता है, आज तुम यतीम हो गए। वो कह रहा हाँ भाई आज ही मैं यतीम हूँ। एक ब्रेक शख्स थे जो कब्र में गए थे। And welcome back and I am with my whole team here, और आज जो हम बना रहे हैं वो फ्यूजन थाई क्रीमी चिकन बना रहे हैं, and I think let's see how it's going to be. If you guys like it, it's good. If you don't like it, you're not tasting it. लेकिन प्लीज़ आप अपनी रेसिपी में हर चीज़ अपने मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। मैं कुछ भी कर लेता हूँ इसलिए सभी चल जाता है, बट लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम ज़रूरी नहीं कि इसके बारे में बात करें, हम बात कोई भी कर सकते हैं। खाना कितना हेल्दी होना चाहिए जी? कौन इसको लेना चाहता है? खाना कितना हेल्दी? खाना हेल्दी ही होना चाहिए। और हमारे यहाँ आपको लगता है खाना हेल्दी होता है? नहीं, हमारे यहाँ खाना हेल्दी नहीं होता, चाहे घर का बना हुआ हो चाहे बाहर का खाना हो। देखिए बाहर का तो बाहर भी हेल्दी मिलता है, पर आपको आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं आजकल। वी कैन हैव हेल्दी फूड, लेकिन अफसोस की बात है कि हम ज़्यादातर जो नॉन हेल्दी चीज़ें हैं ना उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। और जो हम घर में भी खाना बनाते हैं उसमें तेल और तरी इतनी तैर रही होती है कि वो अनहेल्दी हो जाती है। क्या तैर रही होती है? तेल और तरी। तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ नहीं कर सकते? बटर नहीं मैं ये कहती हूँ कि अगर ऑलिव ऑयल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल। मैं बोलता हूँ आप जिम में 3 घंटे और लगा लें, लेकिन आपको खाना वो चाहिए जो आपको अच्छा लगे। मैं बड़ा कंफर्ट फूड बनाता हूँ, आज भी एग्री नहीं करेंगे। नहीं, मैं एग्री नहीं करता, मैं आई एम सॉरी, मैं नहीं एग्री करता। मुझे लगता है अब यार एक जिंदगी में इतना पागलों की तरह काम करता हूँ, 22 घंटे काम कर रहे हैं आप, और अगर खाना भी ढंग का ना मिले, मुझे नहीं खाना ये जो पौधे वौधे होते हैं ना। नहीं, अगर हम इसी खाने को हेल्दी तरीके से बना लें, ठीक है। बिरयानी भी हेल्दी तरीके से बन सकती है। पहली बात तो ये बिरयानी अब किसी भी तरीके से बनाए मैं खाऊंगा ही नहीं, बिकॉज बिरयानी एक इंतहाई बद तहजीब फूड है।
I don't like biryani. I like pulao. Pulao with kebab with red chutney. Pulao is really good. Biryani बहुत अजीब, it's everywhere. अजीब सी लगती है. Okay, if we discuss about पुलाव, पुलाव भी हेल्दी तरीके से बन सकता है. कैसे? देखिए, अगर आप उसमें आलू हटा दें, ठीक है, आप उसमें घी ना डालें, आप अच्छा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, ठीक है. ऐसे तो मैं आपको बता सकता हूँ लाइफ की सारी मुश्किल हल हो सकती हैं. पूछिए कैसे? मर जाए. हाँ, that's it. You gone. That's it. अच्छा जी, मैं इसमें प्याज डाल रहा हूँ. इसमें पोर्शन कंट्रोल जी, आप सही कह रही हैं. खाएं और पोर्शन कंट्रोल रखें. और सबसे बड़ी बात है कि रात के वक्त हम ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग जो घर का खाना पकता है, जो मर्द हजरात आते हैं, वो सब रात के वक्त आते हैं. और फिर वो जब रात के वक्त आते हैं तो ख़वातीन बड़ा सा दस्तरखान बिछाती हैं, जब आता है बंदा, तो वो सबसे ज़्यादा जो वो होता है ना खाना रिच जो होता है वो मैं पाकिस्तान में नहीं रहता क्या? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ. डोंट यू एग्री विद दिस कि हमारे यहाँ रात का खाना सबसे ज्यादा रिच खाया जाता है, फिर सो जाते हैं. शादीशुदा लोगों से पूछते हैं. सुबह का नाश्ता भी काफी हैवी होता है, बहुत सारे घरों में. मिर्जा एक कॉल ले लीजिए पहले. आप एक कॉल ले लीजिए. हाँ, मैं ले लूँ? हाँ, आप ले लीजिए. अस्सलामुअलैकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कौन बात कर रहा है? जी मैं महनाज बात कर रही हूँ. कौन बात कर रही है? महनाज बात कर रही हूँ. अच्छा, महनाज कोई सवाल पूछना चाहेंगी आप हमारे होस्ट से? नहीं, होस्ट से नहीं, डॉक्टर से. अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही महनाज, बताइए. आई हैव नो आइडिया. अच्छा, आई थिंक लाइन में थोड़ा सा इशू है. महनाज की बात सुन लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा. अच्छा जी, मैंने इसमें टोमेटोज जो हैं वो डाल दिए हैं. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करता, बिकॉज मुझे प्याज का नेचुरल फ्लेवर जो है वो चाहिए होता है. तो और आप याद रखिए, जब आप इसको सिमर पे पकाएंगे तो इट बिकम्स रियली 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 गुड. और ये पहली मरतबा है कि थाई हांडी जो है वो मिट्टी के बर्तन में बन रही है. तो अच्छा, और मैं आई यूज़ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, आई यूज़ अ लॉट ऑफ चिलीज़. तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिली इस्तेमाल करें. मुझे ब्लेम मत कीजिएगा. मैं तो बेतहाशा मिर्चें जो हैं वो इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज मुझे आई लव स्पाइसी फूड. एक ज़माना था मैं बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खाता था, और अब इसके बगैर गुजारा ही नहीं है. दिस इज़ रियली 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 गुड. अच्छा, इसके साथ साथ प्लीज़ एक बात याद रखिएगा. अगैन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं ये जो मिर्चें हैं पिसी हुई वो डाल रहा हूँ, और मैं अपने तौर पे डाल रहा हूँ. किसी को इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू इट योर सेल्फ. जैसे आपको लगता है कि आपको करना है, आप वो फॉलो कर लीजिए, आप उसको बना लीजिए. नमक मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगा, बिकॉज इसके अंदर हम सोया यूज़ करेंगे, विच आई डोंट सी है. सोया किधर है? सोया चाहिए मुझे. ऑलराइट जी, नमक मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी हम सोया जो है वो डालेंगे. तो और सोया का अपना उसके अंदर नमक जो होता है वो शामिल होता है. ऑलराइट जी, अब इसके अंदर बिल्कुल एंड के अंदर मैं डालता हूँ गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट. और गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट मैंने डाल दिया. आप लोग थोड़ा सा इधर हो जाइएगा. लेट मी गेट दिस सोया. आप लोगों में घर में खाना कौन बनाता है? कौन कौन बनाता है? रादर मैं बनाती हूँ. आप बनाती हैं? आप बनाती हैं? आप बनाती हैं? क्या बनाती हैं आप सबसे अच्छा? जो आपको बुरा लगता है. मुझे बुरी नहीं लगती. जस्ट आई डोंट प्रेफर टू ईट बिरयानी. लेकिन बहुत अच्छी बनाते हैं हम लोग, तह वाली मज़ेदार किस्म की. हाँ, तह वाली भी बनाते हैं, शाही टुकड़े, आलू के पराठे एंड तह वाली बिरयानी. तह वाली बिरयानी सभी कुछ बनाते हैं. थैंक यू. अच्छा, तह वाली बिरयानी बनाती हैं, तो दैट्स रियली गुड. दैट्स रियली गुड. अच्छा जी, अब इसके बाद यस आई चिलीज मत खाइएगा. मुझे ना ये कमेंट्री बड़ी अजीब लगती है ना, यहाँ खड़े होकर ओह माय गॉड, इसका अब तो मिलेगा नहीं. मैं नाश्ता नहीं करके आई. बिल्कुल नहीं मिलेगा ना. पठान के होटल से लेके आओ जी, मैं अपनी कोई चीज़ नहीं दे रहा. ये तो बिल्कुल ये होगा ही नहीं. ऐसा नहीं हो सकता यार, ये मतलब. अच्छा जी, इसके बाद आई एम गोना ऐड चिकन टू इट. और ये बात याद रखिएगा कि चिकन को धोना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. सॉरी जी, एक मेरी हेल्प कर देंगे आप प्लीज़? उसको उधर रख दीजिए. थैंक यू. अच्छा जी, इसमें मैं थोड़ा सा इसको वो कर लूँ, फ्राई कर लूँ थोड़ा सा, एंड देन हाँ भून लूँ, मतलब वही. और इसके बाद आपको लगेगा कि इसके बाद थोड़ा सा हम इसके सोया डालेंगे, और सोया के बाद क्रीम डालेंगे, एंड थोड़ी सी ये साबुत वाली मिर्चें, एंड वो डन.
और उसके बाद भिंडी बनाएंगे एंड भिंडी इज़ जस्ट लाइक 10 मिनट बन जाती है। आई डोंट नो, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये शो कुकिंग का है, कुकिंग का नहीं है, बट वन ऑफ दीज डेज आई एम गोना ओपन अ रेस्टोरेंट। मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं ना एक रेस्टोरेंट खोलूँ, सीरियसली, एंड आई एम गोना डू दैट। पता नहीं क्यों इन दिनों मुझे लगता है कि खाना बनाते वक्त ना मुझे बड़ी खुशी होती है, शायद उसका ताल्लुक अंदर से। हाँ, लेकिन साहिर भाई मैं आपके हाथ का तकरीबन 4-5 बार यहाँ आके खाना खा चुका हूँ, तो आपको अब रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये जो थाई क्रीमी चिकन है, ये होनी चाहिए उसमें। ये थाई क्रीमी चिकन होनी चाहिए। हाँ, ये मैंने आपके हाथ से पहले भी खाई है। अभी आप खा के बताइएगा ना। मैंने खाई है पहले खाई आपने? आपके हाथ से। हाँ ओके, खाई है। नहीं मेरे हाथ से खाई, मेरे हाथ हाँ, सॉरी मुझे वायरल मत कीजिए, खुदा का वास्ता, बहन मेरी आप बेटा, बस मुझे कोई वायरल होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी के लिए भी। सब अपने अपने घर में बहुत खुश रहे और दूर रहे मुझसे, जितना भी हो सकता है। जो जिसकी जिम्मेदारी है वो निभाए भाई। हाथ से पकी हुई। जी, हाथ से पकी हुई। नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको पता नहीं मैं साहिल लोधी हूँ, तो वो अचानक से उन्हें याद आया, अच्छा ये लगा देते ना, तो फिर तो बिल्कुल नहीं। तो या आई थिंक इट्स गुड। मुझे लगता है कि थाई चिकन वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। हम इसके अंदर सिर्फ अपना फ्यूजन, अपने मसाले थोड़े से ऐड कर लेते हैं, तो दैट्स वाई। तो ये देसी थाई कड़ी है? नहीं, फ्यूजन है, देसी तो क्या होगा, मट्टी की उसमें है और अपने मसाले कुछ। अगेन फ्यूजन। जी, फ्यूजन ना। आप यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग। मुझे याद है कि जब मैं हांगकांग गया तो पहली मर्तबा मैंने हांगकांग का खाना खाया, हांगकांग के अंदर, तो मुझे लगा कि बाकी जो मैंने बाहर खाया है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। If you go to China, the Chinese that we eat is completely different than Chinese. Chinese fried rice बिल्कुल हमारे Chinese fried rice different जैसा नहीं। क्या कह रही हैं? The Thai food is actually different. हाँ, डिफरेंट होता है बिल्कुल। अब आई थिंक थोड़ी सी समझ आ गई है, अब हम करने लगे हैं। मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि हमने प्रॉपर चाइनीज़ खाया है या प्रॉपर वो किया है, तो वो थोड़ा सा इसी तरह से होता है। शाह साहब, आप बनाते हैं कोई खाना? नहीं, मैं कभी बनाया नहीं है। माइक है? मैंने कभी बनाया नहीं है। यहाँ आओ। हाँ मैंने कभी बनाया नहीं है, खाया है। अच्छा, ये मुझे बताइए, वेट लॉस के कोई हैक्स दीजिए। आपको पता है कोई ऐसा टोटका पता है वेट लॉस का? इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो अच्छा है, उससे निकल जाता है वेट, कम हो जाता है। मतलब आप तो काम करती हैं, आपको तो वेट मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, तो क्या करती हैं? अब मुझे ये मत कहिएगा देसी टोटके। सीरियसली देसी टोटके क्या आपको अच्छा बताएं, क्या करती होंगी ये बताएं? जिम जाते हैं, जिम जाने का कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता। बच्चे की समर वेकेशन हुई हुई है, आपको क्या पता जिंदगी में कितने सारे मसाइल हैं, उसको छोड़ने का टाइम नहीं मिलता। फिर ये मसला होता है कि वो टाइमिंग सूट नहीं करती तो हम वहाँ नहीं जा पाते। फिर 9:30 बजे हमें शूट की गाड़ी में बैठना होता है, 11:30 बजे तक हम घर वापस आते हैं। तो किस वक्त में मैं जिम जाऊँगी, बताएं मुझे नहीं पता, मैं नहीं रहता। किस वक्त जाएंगी? फिर घरेलू टोटका ही हुआ ना फिर घरेलू टोटका। ओके, तो मैं बस सुबह निहार मुँह ये होता है, गर्म पानी के अंदर जो है बॉईल करके मैं मेथी दाना, कलौंजी। आई रियली लाइक यू यार, कमाल है यार। मतलब जितने बता रही है ना, आपके हस्बैंड कितने खुश होते होंगे यार। उनका कोई खर्चा ही नहीं है। क्या ले आओ, 1 किलो मेथी ले आओ, 2 साल काम आ जाएगी। नहीं, छोटा सा पैकेट 50 रुपए का, बहुत सारा मेथी किलो नहीं होता। ये सूखा मेथी दाना है, मेथी के पत्ते नहीं है। अच्छा, मेथी दाना। और पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वो ठीक है, वो मैं आप लोगों की चीज़ से इख्तलाफ नहीं करूँगी, काम है आप लोगों का, लेकिन हर कोई ये बोटॉक्स, फिलर चीज़ें, ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर घरेलू टोटके के टमाटर का रस भी लगा लेते हैं हम लोग, आलू भी आँखों पे रख लेते हैं, खीरे भी लगा लेते हैं, चावल के आटे को दूध में मिला के शहद डाल के। अगर आपको अपनी स्किन टाइट चाहिए तो ठीक है, अंडे वाले ये बात भी सही थी, लेकिन वो 22 रुपए का है। तो ऐसा होता है कि आप चावल का आटा शहद और दूध डालें और फेस पे लगाएं तो बहुत सारी आप झुर्रियों और झाइयों से बच जाते हैं। जैसे है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। देखा? और कोरियन, चाइनीज, राइस वाटर, फ्लैक्स सीड्स, जी वो भी। और वही राइस वाटर से अगर आप अपने बाल धो लेते हैं, जो आप चावल का पानी उबाल रहे होते हैं, उसको ठंडा करके आप उससे बाल धो लें, जो कि मैं धोती हूँ, ये फिर अगेन घरेलू टोटका, तो आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। जी, टाइम इज टू ऐड आवर क्रीम टू इट। अब ये हम क्रीम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और उसके बाद आई एम गोना यूज़ माय सोया सॉस एंड उसके बाद फाइनल मिर्चें एंड देन विल बी डन। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा अभी आपके सामने और इसके बाद हम इसको सिमर पे रखेंगे और इसको इसी की हीट के अंदर पकाएंगे। अच्छा, मैंने जब से ये मिट्टी की हांडी में पकाना शुरू किया है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती।
वैसे तो दूसरी जगह भी आप पका सकते हैं, इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट टू मी आई थिंक बस इसका एक नुकसान होता है, जो हीट आ रही होती है वो आपके हाथों पे लग रही होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जब भी इसको इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र वगैरह अपने हाथ धोने क्लीन कर लेंगे, सैनिटाइज़र वगैरह लगाने से परहेज़ कीजिएगा। ऐसी चीज़ जो फ्लेमेबल है वो लेके आप यहाँ पर ना आएँ, ठीक है जी। और आपको इससे पहले अपने हाथ भी क्लीन करने हैं। सी चेंज हो रहा है ये। आप नेक्स्ट टाइम वुडन स्पून यूज़ करेंगे तो और मज़ा आएगा आपको। वो वुडन स्पून से मैंने किया है इस्तेमाल, और मुझे आई थिंक आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट आप ठीक कह रही हैं। आई एम श्योर कि वुडन स्पून से बहुत अच्छा होता होगा, बट मैंने पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता उसको। जस्ट एक चम्मच जो आपके हाथ पे जम जाए ना, फिर आप उसी को इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट जी, सो आई एम गोना पोर इट इन हमारा ये जो है सोया, एंड वी आर डन ऑलमोस्ट। इसके लिए भी हैं, एंड वी आर डन। यहाँ से ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो गई। अब इसको मैं ढक दूंगा और बिल्कुल सिमर पे हम चले जाएंगे, बिल्कुल सिमर पे चले जाएंगे, और इसको इसी के जूस के अंदर हम पकने देंगे। एंड इट्स गोइंग टू टेक अबाउट 10 to 15 मिनट्स। इस दौरान मैं ये भिंडियाँ बना रहा हूँ, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, और मैं यहीं पर खड़े खड़े बनाऊंगा। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगा, बटर डालूंगा, उसके अंदर भिंडी डालूंगा, और ये तमाम चीज़ें डाल के इसको ढक दूंगा। याद रखिए भिंडियों को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन भूनना नहीं है, भूनेंगे तो वो जो उसकी क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ख़वातीन को आपसे इतना क्यों गिला क्यों है, एतराज़ क्यों है, वजह क्या है? मतलब यहाँ जितनी ख़वातीन बैठी हैं सब आपको जानती हैं, और किसी कोई आपके बारे में ना हम कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। कोई अच्छी राय क्यों नहीं रखता आपके बारे में, वजह क्या? एक्सक्यूज मी, उन्होंने ही नहीं कहा कि उनकी राय ख़राब है, आपने एक अलग जुमला अच्छे राय क्यों नहीं। लेकिन एक बात है, मोइन अख्तर साहब के अगर कोई लाडला था ना वो ये फैसल था। इसमें नहीं, लेकिन मैं संजीदा बात आपको बताऊं, जो मोइन भाई का सही लाडला था वो उमर शरीफ। ओह, इसमें कोई शक नहीं। वो तो लगाए हुआ पौधा थे, उनके हाथ का लगा। और मोइन की बात ही कुछ और है ना, वो तो माशाल्लाह हमारे लेकिन सरमाया है पाकिस्तान। मुझे शफकत और मोहब्बत उन्होंने बहुत ज्यादा दी, बहुत ज्यादा। अच्छा, इधर खोलिए, जरा एक मिनट खोलिए, आवाज़ खोलिए इसकी। नहीं, शुरू से लगवाएंगे तो। एक सेकंड, लेट्स सी। अच्छा, ये आपके साथ ही आए परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ। कहीं बाहर की जगह? हाँ, ये शाहिद आफरीदी का इंटरव्यू था वो मैं। ओके। हाँ, मोइन साहब साथ ही लेके जाते थे अपने साथ, हर शो में होते थे फैसल। वाओ, दिस इज अच्छा। मोइन पीटीवी का वो इनका शो था। अच्छा, मोइन साहब के साथ काम करना कैसा लगता था? यार ये तो मैं कहूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट आदमी थे। डिफिकल्ट थे? मतलब ज़रा सा, क्योंकि देखो जो आदमी मेहनत से काम करने का आदी होता है ना, तो वो चाहता है सामने वाला भी उतनी ही एफर्ट के साथ ऑफ कोर्स। तो वो टाइम की पाबंदी, लिबास बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा शो से वापस भेज दिया, जाओ सूट पहन के आओ। हालांकि पैंट शर्ट और टाई लगाई हुई थी, मैंने कहा लेकिन सूट पहन के आओ। अब मैं आवारी टावर से नॉर्थ नाजाबाद गया, कोट पहना, फिर आया। अच्छा, मैं एक दिन पीटीवी में था, ये जो कह रहे हैं ना, तो मैंने उस ज़माने में फटी हुई जीन्स पहनी हुई थी, और एक टी शर्ट और एक कोट के साथ मैं चला गया। हम साथ ही एक शो के अंदर बैठे हुए थे, तो मुझे जब शो ख़त्म हो गया तो मुझे कहते बेहुदा आदमी यहाँ आओ। हाँ, वो तो फौरन मैंने कहा जी क्या हुआ, ये क्या पैसे ख़त्म हो गए तुम्हारे पास? मैंने कहा क्या मतलब है मोइन भाई? कहने अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इस किस्म के लिबास में देखा ना तो कुछ तो फटी हुई है, कुछ मैं फाड़ दूंगा। जी मोइन साहब, मुझे क्या करना, खबरदार पूरी पतलून पहन के आया करो। उनका सूट कलेक्शन और उनकी टाइयाँ, उनको बहुत शौक था। उमर बताते ना कि जब उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ और वो देखने के लिए उन्हें घर पे आए, तो घर पे देख रहे हैं, और उसके बाद ना उनकी कबर्ड खोल के खड़े हो गए और नई टाइयाँ निकाल के ना रख ली। ये पैक कर दो। तो उन्होंने कहा आप मेरी इयादत के लिए आए, ना कि मेरे लिए कुछ लेके आए, बस बकवास बंद करो, चलो ये टाइयाँ तो खुद टाइयाँ लेके चले गए। बहुत शौकीन थे मोइन साहब, और शाम को 4 बजे तक वो सो के उठते थे। उसके बाद उनको पूरी टीम चाहिए होती थी कि घर होना है, फैसल काजी ने घर होना है, वो साथ में अजीज तैयार रहते मलिक अनोखा, ये जो इनकी टीम थी ना, और हमें भी ऑर्डर होता था कि भाई घर इस टाइम पहुंच जाना है सबने। तो हमारे डेली की एक मोइन साहब के घर पे ना एक बैठक होती थी कि हमने जाना ही जाना।
अब मोइन साहब कंप्यूटर पे वो पिक्चर्स की पता नहीं क्या क्या चीज़ें सीख रहे होते थे, वो सामने बैठे हैं, अब हम पे सारे तजुर्बे हो रहे हैं, हमारे बाल चेंज हो रहे हैं, आंखों के कलर चेंज। मोइन साहब बस कर दे नहीं बैठो बैठो। तो मोइन साहब के साथ बहुत मज़ा आता था, और मोइन साहब इतना संजीदा मजाक करते थे, मतलब, और वो आप नहीं पहचान सकते मैं क्या है। तो एक दिन वो सौदा लेने के लिए जाता है, बाहर आता है कि बीबी जी ये एक चिट्ठी आपकी ज़रा देखिए, पढ़ लीजिए ज़रा। तो उसमें लिखा हुआ है, जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से आपको बहुत चाहता हूँ। अच्छा, ये मैं लगाती हूँ एक मोइन साहब को। सेकंड डे जब हुआ ना, तो लव लेटर तो पुजास्त, लव लेटर में लिखा था सलोमी धपड़ आहिस्ता मारना तो इस तरह से 25 धपड़ मैंने मोइन साहब को मारे। तो मैंने फिर सॉरी मैंने किया, कहते नहीं डिमांड थी सीन की, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं सल्यूट करती हूँ मोइन साहब को। ये उमर भाई का एक क्लिप है, ज़रा ये लगाइएगा। ये तो कमाल का क्लिप और बीफ खा लिया तो मटन और चिकन रह जाएगा, तो चिकन और बीफ मिला के खा लो। चिकन और बीफ मिला, ये हो गई मिलावट। मिलावट तो कोई अच्छी बात नहीं है, रख दीजिए आप। मेरा ख्याल है पहले अंगूर ले ले ताकि मैदा खुले, भूख लगे आप। अच्छी बात। अंगूर की बनती है शराब, शराब हराम है, छोड़ दीजिए आप तो शादी की बात करने आए हैं ना, तो मुंह मीठा होना चाहिए। आप गुलाब जामुन ले लो। आपको शुगर तो नहीं? जी हाँ। आप रख दीजिए। आप हाथ साफ करें और ईमानदारी से बताएं खाना कैसा था। सिचुएशन रिश्ते के लिए आए हैं, मगर ये डायलॉग क्या होंगे उस टाइम किसी को कुछ नहीं पता। एक प्ले था जिसके अंदर आप ही थी, आप इनकी मंगेतर बनी होती, ये कवाल बने होते हैं। मैं जिंदगी में जब कभी बहुत उदास होता हूँ ना, आई वॉच दैट सीन। ये सीढ़ियों से उतर रहे हैं और आप खड़ी हुई हैं नीचे, कहती है चांद तारे तोड़ के ले आओ, यूं करके इनको देखते हैं, कहते इतनी मुश्किल से चीजें लगी हुई हैं, क्यों उतरवा कहती है तुम क्या लेके आ सकते हो? कहले मैं बिरयानी लूट सकता हूँ। वो तो उमर का इतना मजे का था। एक जो कमाल बात उन्होंने की, वो अपने वालिद को कहते हैं कि देर से घर आते हैं ना, तो कहते हैं बेटा तू आ गया? कहने लगे मैं आ गया। कहने लगे, कहते हैं अब्बा तुम मर क्यों नहीं जाते? कमाल। कहले क्यों मैं मर क्यों जाऊँ? कहले मेरी जब बारी आती है ना, तो जिन बाबा का मजार होता है वो भी मजार में नहीं होते। कहने लगे तुम मर जाओ, मजार बनवाऊंगा। और 5-5 लाख रुपए की जुमेरात लगी। मतलब उमर भाई की ऐसी बातें वाकई। उमर वो वाहिद आर्टिस्ट हैं, आप यकीन जाने स्टेज पे वो आदमी सिर्फ अपना पैर अंदर करता था और पब्लिक को पता होता था, और पैसे लोग फेंकना शुरू हो जाते। इतनी उम्र के ऊपर पैसे आते थे, और वही उमर क्या करते थे कि शो ख़त्म होने के बाद वो सारे पैसे जमा करके उमर की डेली की ये थी कि उमर डेली अब्दुल्ला शाह गाजी जाते थे, और रोज़ वहाँ उस टाइम तक तो सब सो रहे होते थे, जो लोग होते हैं वहाँ, जैसे सबके बस पैसे वहाँ पे तकसीम करके आ जाते। तो वो एक उमर का जो अब्दुल्ला शाह गाजी से भी जो मोहब्बत है ना, वो भी उस टाइम से नहीं, गौस पाक से जो मोहब्बत है उनकी, गौस पाक के तो वो मुरीद ही थे। तो मतलब वो तो मैंने देखा है। मैं उमर भाई के साथ एक प्ले कर रहा था ह्यूस्टन के अंदर, पहली मरतबा मेरा इत्तफाक हुआ उमर भाई से मिलने का। तो थिएटर, अच्छा हम तो उमर भाई को देख के बड़े हुए थे, तो मतलब हमारे लिए तो, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ उमर साहब के, उमर भाई के साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बस आखिरी था। और मैं वहाँ रेडियो किया करता था, तो मुझसे कहने लगे तुम आ जाओ, तुम प्ले में साथ रहो। मैंने सब आर्टिस्ट अरेंज किए, वहाँ सिर्फ उमर भाई थे और देन बाकी हम सब लोग थे। तो पहला शो जब हुआ तो उस वक्त 8 बजे हम स्टैफर्ड सिविक सेंटर में थे, तो कोई आदमी नहीं था, और बहुत परेशान कि यार ये क्या मसला क्या है, तो लोग ही नहीं आए। उमर भाई का प्ले है, जुमेरात का दिन था, वीकडे था, तो शायद मुश्किल थी। तो उमर भाई ने मुझसे कहा कि 1 किलो मिठाई मंगवा लो, गुलाब जामुन मंगवा लो। मैंने वो मंगवाया, उन्होंने बैठ के उस पर फातिहा दी, गौस पाक की न्याज दी। अब मुझसे पूछा कितने लोग हैं, मैंने कहा भाई कोई नहीं है। भाई कोई नहीं है अभी, तो इस वक्त तो कोई भी नहीं है। कहने लगे हम प्ले करेंगे, कुर्सियों के लिए करेंगे, और 15 मिनट बाद हम प्ले शुरू कर रहे हैं। बिलीव यू मी, मैंने 8:30 बजे मैंने विंग से निकल के पर्दे को हटाया है। सेंटर में कैपेसिटी थी 850 की, 3000 से ज़्यादा लोग आए थे,
और बाहर तक लोग थे, दे ब्रोक द डोर और हमने वो प्ले किया। दिस वाज उमर शरीफ। भाई ऐसा होता था कि जब अगर अमेरिका शोज़ करने गए हैं वहाँ पे उमर शरीफ का शो और आयशा भोसले भी आई हुई, उनका शो भी। वो एयरपोर्ट पे उन्होंने उमर शरीफ को देखा, पूरी टीम को देखा, उन्होंने अच्छा वो वैसे नाम से नहीं जानती, वो कह रही प्रोफेसर साहब, तो किसी को पता ही नहीं चला, तो वो खैर बताया कि जी आपको बुला रही हैं। फिर अब वो मिली यहाँ के ये वो सबसे, फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ शोज़ करने आए, तो डेट्स पूछी कि इनकी डेट्स क्या हैं शोज़ की, तो उन्होंने डेट्स कह रही 3-4 शोज़ उनके सेम डेट्स पे थे, तो उन्होंने कहा भाई हमारे शो में आएगा कौन, डेट्स चेंज करवाई उन्होंने। और इसी तरह अमिताभ बच्चन के साथ हुआ कि जिस ऑडिटोरियम में उमर शरीफ का शो, उसी ऑडिटोरियम में अमिताभ बच्चन का शो, ऊपर अमिताभ बच्चन का शो और नीचे वाले ऑडिटोरियम में उमर शरीफ का शो। अब अमिताभ बच्चन के साथ कौन, श्रीदेवी, सलमान खान, अमिताभ बच्चन खुद और भी काफ़ी आर्टिस्ट थे। अब सोचो उनकी एंट्रीज कैसी कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं मोटर बाइक पे, वो श्रीदेवी हाथी पे बैठ गए आई, आमिर खान भी थे उसमें, और वो बाइक पे आया क्या नाम है सलमान खान, और पाकिस्तानी शो का तो आपको पता है सिर्फ एक वो बैनर ही लगता था। अब उस पर तो उमर ने कहा कि भाई हमारा शो तो गया, फ्लॉप ही हो गया, अब क्या होगा। लेकिन जब वही वाली बात, उमर की जो एक अकीदा था, वो जो उमर न्यास करते थे ना, और उसके बाद जब वो हुआ और जब पर्दा हटा और जब उमर शरीफ की क्लैप हुई है, वो 10 मिनट तो पब्लिक सिर्फ क्लैप करती थी उमर की एंट्री पे, तो ऊपर तक आवाज़ गई है। अमिताभ बच्चन ने पूछवाया कि भाई क्या हुआ है, तो कह रहे नीचे उमर शरीफ की एंट्री हुई है, और उनका हॉल खाली था, उमर शरीफ का हॉल भरा हुआ था। जरी ये होता था ना हमारे साथ कि हमारा बकरा किस्तों पे रिलीज़ हुआ ना वीडियो पे, तो शहंशाह फिल्म उसके सामने पिट गई रैम्बो में, तो और भी जितने भी हमारे स्टेज प्लेस होते थे और इंडियन मूवीज़ जो भी रिलीज़ होती थी वो पिट जाती थी। बस यही था कमाल अल्लाह के फजलो करम से उमर का और पूरी टीम का, और यूनिटी बहुत थी, यूनिटी बहुत थी, प्यार मोहब्बत बहुत था, खुलूस बहुत था, और अपने काम के साथ सिंसियर थे सब। ये नहीं कि ये डंडी मार दी, वो डंडी मार दी, काम में डंडी कभी नहीं, उमर तो बर्दाश्त ही नहीं करता था, काम की बहुत ही इज्जत करते थे, और हम लोग भी जरी हैं, हम हैं और लोग हैं, सब इज्जत करते हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, बात करते हैं, we'll be right back. मुझे फ़िलहाल तो मेरे रिश्ते से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है किसी रिश्ते से, क्योंकि फ़िलहाल अभी तक कोई ऐसी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई नहीं है कि मैं किसी रिश्ते से इख्तिलाफ़ करूं। नहीं, किसी रिश्ते से इख्तिलाफ़ नहीं है, क्योंकि पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाओ, ठीक है, और लोग जितना आप आगे बढ़ते हो लोग खुद ही आपसे जलने लग जाते हैं, ठीक है। तो बस ये कि सारा फोकस आप अपने ऊपर रखो, लोग जलने दो, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्ते में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, सही है, अल्लाह का शुक्र है, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के चल रहा है। नहीं, मुझे इख्तिलाफ़ नहीं है। नहीं, इख्तिलाफ़ नहीं है किसी भी रिश्ते से, बस जो भी हो आप एक प्रॉपर वे में प्रॉपर सारी चीज़ों को लेके चलें तो इंशाल्लाह सब सेट रहता है। रिश्तों में काफ़ी इख्तिलाफ़ आते हैं, जब प्रॉपर्टी आती है तो सभी बहन भाई चढ़ जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए, वो हमें चाहिए। फ़िलहाल तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन हाँ वो दिल में थोड़ी सी बुराई रखते हैं, लेकिन यही है कि अब इतना कोई नहीं है कि मुंह पे कोई नहीं बोलता, लेकिन इतना कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। इख्तलाफ तो ज़िंदगी का पार्ट है, आई थिंक होते हैं, और फिर उनको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की, आई थिंक। इख्तिलाफ़ मुझे किसी रिश्ते से नहीं है। मुझे किसी भी रिश्ते से कोई इख्तलाफ नहीं है। जो किसी के साथ अच्छा चलता है आप भी चलें, इख्तिलाफ़ वाली तो इसमें कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं चलता उसको समझा दें। मुझे किसी भी रिश्ते से इख्तलाफ नहीं है। नहीं, ख़ानदान में किसी से नहीं, हम मिलजुल के ही रहते हैं। नहीं, किसी से भी नहीं है। मुझे उन लोगों से इख्तलाफ है जो पैसे की कदर करते हैं। देखिए, अच्छे बुरे हर जगह रिश्ते होते हैं, ऐसा नहीं है कहीं कुछ होते हैं कहीं कुछ होता है, ये डिपेंड करता है आपके लोगों पर। तलफ़ात ऑलराइट जी, रिश्तों में इख्तिलाफ की वजह क्या होती है? क्विकली तमाम लोग इन्वॉल्व हो जाएं, क्या व्हाट डू यू थिंक क्या होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके ख्याल में? जेलसी वो भी आती है रिश्तों में? आती है। यू मैम? मिसअंडरस्टैंडिंग जी। I feel that maybe there is a generation gap or use of technology so much
Okay. We are so busy in अदम using तवज्जो। Yeah. जी। I think jealousy is the most important. जेलसी यू सर। किसी के जज्बात के एहसास को अगर आप कदर नहीं करेंगे तो फिर वो रिश्तों में दरार आ जाते हैं। टेलीफोन कॉल ले लीजिए सर। जी अस्सलाम वालेकुम। हर टेलीफोन कॉल उनको आप ले लीजिएगा अब अगली कॉल, कोई बात नहीं अभी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं महानूर बात कर रही हूँ भाई मुल्तान से ना। जी आप क्या समझती हैं, मोहब्बत ज्यादा जरूरी है या पैसा? जी मुझे वो टॉपिक पता है आज का चल रहा है कि रिश्तों की जो कदर है। मैं साहिद भाई से सबसे पहले तो बात करना चाहती हूँ। साहिद भाई मैं आपको सलाम करती हूँ और आपकी जो वालदा साहबा जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की, शाइस्ता लोधी की इतनी अच्छी तरबियत की, मैं आपकी अम्मी को सलूट करती हूँ। यकीन करें जब आप बोलते हैं आपको हम देखते हैं आपके अंदर हमें आपकी वालदा की झलक नजर आती है कि कितनी अजीम हस्ती है जिसने मतलब खुश नसीब है आपके इतनी अच्छी इतनी अजीम हस्ती ने आपकी इतनी तरबियत की है। हमें यकीन करें फख्र होता है आपको देखकर और आपके अंदर हमें आपकी माँ नजर आती है तो मैं उनको सलूट करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपकी वालदा को आज सलूट करती हूँ और उनको सलाम पेश करती हूँ। उनकी सेहत के लिए प्रे कीजिएगा बस। भाई जो टॉपिक है ना आज का कि रिश्तों की जो कदर है, रिश्तों की कदर देखें ये जो लेडीज बैठी हुई हैं इनकी बात भी किसी हद तक मैं कहती 20% ठीक है कि पैसा, लेकिन देखें पैसा होता है ना इंसान के पास, पैसा तो आप दे के बाहर भी रिश्ते बना लेते हैं, बहनें भी बन जाती हैं, माएँ भी बन जाती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है सब कुछ, ठीक है ना। जो अब देखिए हमने अपने वालदा को देखा कि वाले साहब हम छोटे छोटे बच्चे थे जब मतलब मैं 5वीं तक की क्लास में जब पढ़ी एमसी प्राइमरी स्कूल में, तो हमारे वाले साहब यकीन करें इतना बेइंतहा पैसा था कि 25 मुलाजिम थे उनके पास काम करते थे। तो मतलब है कि हमारी वालदा ने वो भी बाहर देखी, लेकिन जब हम जो बड़े हुए मैं 6th क्लास में गई वो भी दौर था कि हमारे घर एक पेड़े के भी पैसे नहीं होते थे रोटी का कि हमारी वालदा हमें पका के खिलाई और हम भूखे सोते थे, ठीक है। लेकिन हमारी माँ ने हमारे बाप को छोड़ा नहीं, उन्होंने रिश्ता निभाया, ठीक है। तो जो हमारे वालिद साहब कमा कर लाते थे, हमारे 9 बहन भाई थे उन्हें भी पालते थे, टब्बर पालते थे और वो बेचारे पता नहीं कैसे कैसे ला कर देते थे जहाँ कहीं भी। माँ मतलब है रिश्तों की जो अहमियत है ना, जब मेरी वालदा का साया उठा मेरे सर से, मेरे वालिद साहब का सर से साया उठा तो हमें पता चला कि यार ये पैसा कुछ नहीं है, सिर्फ माँ बाप बहन भाई रिश्ते, ना माँ बाप दोबारा आए ना बहन भाई मिले ना, और जो रिश्तों की अहमियत नहीं ना समझता, मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा अहमियत ही वही शख्स है पड़ा, सब कुछ मिल जाता है। अच्छा यहाँ मानूर में एक बात की क्लैरिटी दे दूँ कि हम तमाम रिश्तों की बात कर रहे हैं जो आपके ब्लड रिलेटेड हैं या रिलेटेड रिश्ते हैं, उनकी शायद कम बात हो रही है। माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, बेटी को, ये तमाम वो रिश्ते हैं जिसमें आपका ब्लड शामिल होता है। तो आई थिंक इनमें ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पैसा ना भी हो तो भी वो तमाम चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन जो दुनिया में रिश्ते बनते हैं, दोस्त बनते हैं, अहबाब बनते हैं, इवन शादियाँ होती हैं, उनमें पैसे का कितना दखल होता है और हम कदर क्यों खोते जा रहे हैं, इसके बारे में बात करें। पर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर आपने अच्छा आपने कहा जेलसी होती है, जेलसी यू सेड दैट जेलसी की वजह क्या बनती है? पैसे यस एंड दैट्स व्हाई पैसे इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए पैसे नहीं होंगे तो हमारे दोस्त भी कितने सारे हमसे दोस्ती नहीं करते। शादी में पैसे इम्पॉर्टेंट है। शादी करते हुए अगर लड़का वेल सेटल्ड है तो ही लड़की उससे शादी करेगी। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरा जा सकता, कल को बच्चे नहीं पाले जा सकते प्यार से। What do you think? Obviously, I have been talking like this before also, that money is the necessity. Love is important, but money is the necessity. Both are equally important. ठीक है, बैलेंस मैंने Yeah. स्टार्ट किया का इन टुडेस आज के सिनेरियो में ज़्यादा दिन नहीं जी Obviously. अच्छा ना उसको आप प्रायोरिटाइज करें ना पैसा, बट पैसा ऑब्वियसली यू नीड, बट ऑब्वियसली जहाँ ये लेकिन इन्होंने शादी की बात की तो क्या खवातीन या मर्द क्या देखते हैं? फिर मर्द क्या देखते हैं? What do men look for? सुने, मर्द की तो जिम्मेदारी है घर चलाना, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। मर्द की जिम्मेदारी है पैसा कमाना, बच्चे पालना, तो औरत उसी से शादी करेगी ना जो ये जिम्मेदारी निभा सकता होगा। औरत तो अगर काम करती है तो वो तो एक बेनिफिट है आपके पास कि वो काम कर रही है, चलिए आपका हेल्प कर रही है, घर चला रही है। अदरवाइज जिम्मेदारी तो आदमी की है। But it's a reality कि people always search for a well settled man. क्योंकि उनकी बेटी को कल को मुश्किल नहीं हो।
उनकी बेटी, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी बेटी बाहर जाके काम करे या कुछ हो। फर्स्ट अपने शौक से प्रायोरिटी वो यही करता है होती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज माँ बाप यही सोच के अपनी बेटी की शादी करते हैं कि हमारी बच्ची जाए घर में शहजादी बन के रहे, उसको अच्छा, बाहर मेरे नहीं तो निकलना खैर बिल्कुल ही अलग व्यूज़ हैं हमारे नॉर्म्स के बारे में, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। वो No, actually we are talking about मैं general people. जी आप सही कह रहे हैं आप लोग, Generality. बट मेरे व्यूज़ बिल्कुल अलग हैं। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं टू अ सर्टेन पॉइंट एक जगह जाके ना सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। वी डिसाइड ऑन आवर ओन कि जी हमें क्या सूट करता है, क्या हमारे सारे प्रिंसिपल्स वही बन जाते हैं जो हमें सूट कर रहे होते हैं। At a certain point, if you have a lot of money but the person is not good in character, he is not respectful, he does not respect your parents, he does not give you एक time, बात बताइए, तो वो भी बुरा ही लगेगा। रिश्ते में अगर पैसा हो और प्यार ना हो तो क्या रिश्ता चलता है? नहीं, सच्चे जवाब दीजिएगा। नहीं, सच्चे तब भी नहीं चल सकता। नहीं चलता। मुश्किल हो। मटेरियलिस्टिक अगर हो तो चल जाएगा। अच्छा, नहीं चलता। दोनों चीजें चाहिए। नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। नहीं सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली चल जाता है, 90% चल जाता है। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन से लोग जो हैं वो ये मानते हैं 90% चल जाता है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं रेडियो पे काम करता हूँ, डेली कॉल्स लेता हूँ, मैं टेलीविज़न पे काम करता हूँ। मेरे पास जो दास्तानें आती हैं, जो कहानियाँ आती हैं, इट्स हॉरिफाइंग। हम ये जो बात करते हैं बड़ी आसानी के साथ हम कह देते हैं, पैसे को निगलेक्ट कर देते हैं कि पैसा मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता उन लोगों के लिए जो बिलीव करते हैं रिश्तों पे। अभी तो हम इस कंफ्यूजन से निकले नहीं है कि रिश्ता कहाँ खड़ा है और पैसा कहाँ खड़ा है। अभी तो हमने यही डिसाइड नहीं किया है कि हम किसे वैल्यू देते हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं आई डोंट एग्री विद इट। आई थिंक कि हमारे यहाँ अक्सर रिश्ते जो हैं दुनिया के अंदर फी ज़माना जो रिश्ते हैं वो 90% पैसे की बुनियाद पे कायम होते हैं, किए जाते हैं और रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माँ बाप बहन भाई, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बाकी तमाम दोस्त अहबाब अक्वेंटेंसेस, इवन शादी जो है वो भी। तो इसको क्या, इस चीज़ को चेंज होने की ज़रूरत है, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ। जी देखें, आज से कई साल पहले लोग खुशहाल थे, तलाक नहीं होते थे, मसले मसाइल नहीं थे, और आज तलाकें ज़्यादा हो रही हैं। सुने, तलाकें तब भी होती थी, बट अब सोशल मीडिया है, पता चल जाता है। अदरवाइज तलाकें तब भी होती हैं। देखें, मैं नहीं कह सकते कि डाइवोर्स, लेकिन वो सही कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा नहीं होती। इतनी ज्यादा नहीं होती। ये मैं स्टैटिस्टिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप चाहे गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि एवरी ईयर द डाइवोर्स रेट्स आर इंक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज वी आर गेटिंग वेरी मच मटीरियलिस्टिक। पैसे के पीछे भागते जाओगे, थक जाओगे, मगर आपका सफर खत्म नहीं होगा, और एंड जब आप कब्र पे पहुंच जाओगे या बुढ़ापे में, यार मैं सारी उम्र पैसे कब्र पे आप नहीं पहुंचते, लेके जाते हैं लोग। जी जी, कॉल ले लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये रिश्तों की वजह से आपको बता रहा हूँ कि रिश्तों में जो होती है ना, कुर्बानी होती है। मेरे वालिद साहब से अल्लाह जन्नत फिरदौस की जगह दे, 90 बंदे हैं हमारे घर की, फैमिली पूरी थी। कितने? वो लेके वो चले हैं। एक मिनट, कितने इकराम भाई, कितने? 90 बंदे हैं, 90 बंदे हमारी पूरी फैमिली के, चाचों के, खानदान, चाचियों के, सब। वाह, और एक ही घर में रहते हैं आप लोग? अब 3 घर में बनाए हैं, अच्छा। पहले एक ही घर था हमारा। तो 3 घर में भी तो 30 लोग एक घर में? हाँ हाँ। तो वालिद साहब की कुर्बानी देते रहे हैं, रिश्ते सिर्फ कुर्बानी मांगते हैं। कोई शक रिश्तों में जो बंदा कुर्बानी देता है वो रिश्ते चलते हैं। दोस्त भी वो चलते हैं जो कुर्बानी देते हैं, और जो बंदा कुर्बानी नहीं दे सकता वो रिश्ते नहीं चला सकता। लेकिन इरफान, 90 लोग कैसे हो गए, ये मुझे बताएं। हाँ जी, 90 लोग कैसे हो गए इरफान? आगे वाले साहब के पोते हैं, पोतियां हैं, सारी फैमिली है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला आपके खानदान को हमेशा खुश रखे, और बड़ी फैमिली है, बड़ी फैमिली है। इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप सब लोग इकट्ठे रहते हैं, आपके रिश्तों में कभी आपको नहीं लगा कि दरार आई है, कुछ ऐसा होता है? इवन घर भी अगर अलग हो गए तो रिश्ते वैसे ही कायम है? कुछ होते हैं जो है ना, वो सब्र से तहम्मुल से गुजारते हैं वक्त। ठीक है, ठीक है। सब्र और तहम्मुल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते के लिए, और साथ साथ रिश्तों के अंदर कुर्बानी बहुत देनी चाहिए, राइट? पैसा भी जरूरी है, पैसा होना चाहिए इंसान के पास, क्योंकि मेहनत करता है बंदा, स्ट्रगल करता है, पैसा जरूरी है, और पैसा होगा तो इंसान सबको कायम दायम रखेगा। थैंक यू, थैंक यू जी। कितने % लोग अग्री करते हैं कि इरफान ने जो कहा कुर्बानी देनी चाहिए रिश्तों में? कुर्बानी 100% है सर। 100%।
देनी चाहिए। देनी चाहिए। यू रिश्ते मांगते ही कुर्बानी है। रिश्ते मांगते ही कुर्बानी। कुर्बानी है ना, सारा दिन काम करके आके जो मिला वो अपनी फैमिली को दे देना, तो वो कुर्बानी में ही आता है। अच्छा जी जी। Obviously, sacrifice is there in running a family. Even I have seen my mom in good times and bad times also. She has been standing like a firm wall with my father, and still she loves my father so much. और इसकी वजह से और मोहब्बत पैदा हुई, बढ़ जाती है। जी जी बहुत। जी सर, ट्रू, बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा अभी कि डोंट बी सो मटेरियलिस्टिक, देखिए इतना डीप ना हो कि आप वो रिश्ता ही खो दें, तो आप बैलेंस बिल्कुल करें। मैं यही कहूँगा। यू सर। दुनिया में जब हम देना सीखेंगे ना तो फिर हमारे पास चीज़ें आएंगी। अगर सिर्फ लेने लेने की हमने बात की, या मैंने ये बोल दिया, मैंने ये कर दिया, ये मैं आपको बर्बाद कर देगा। बर्बाद कर देगी जी, मैं बर्बाद कर देती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी टेलीफोन कॉल्स। 10,000 रुपए की ग्रोसरीज आप जीत सकते हैं आज अगर आप कॉल करेंगे तो। 10,000 रुपए की ग्रोसरीज। गिव अस अ कॉल। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। बस कर दो यार, अच्छा है हमने ब्रेक में सारा गा लिया था। दैट्स इट। ऐसे ही, यूं ही, ऐसे ही ब्रेक के अंदर सब लोग बात करते हैं, मैं और काशिफ गाने गाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस। खाना बन गया ना, तकरीबन हो गया, ऑलमोस्ट डन। जी सर, तो आप वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। सर, जो आपने बताया था वो दोबारा से बता दें, कैसे बताओगे? जिनका भी वेट कम नहीं हो रहा हो, और चाहे वो मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, मैरिड अनमैरिड सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने लेना है मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना 1 कप बनाकर पिएं। और कोशिश कीजिए, आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। और अगर वॉक करेंगे वो इजाफी खूबी होगी, और इंशाल्लाह ताला 5 से 7 दिन के अंदर 1 किलो वजन कम होगा। इस तरीके से 5 से 7 दिन के अंदर 1 किलो वजन कम होगा, और तकरीबन 1 महीने में 4-5 किलो वजन आपका कम होगा इंशाल्लाह ताला। 1 महीने में 4-5 किलो वजन कम करना है। 3 बूटियां हैं आपको वो और ये कैसे? 1 कप चाय बना के पीनी है? 1 कप चाय बना के, दैट्स इट। खाने के बाद पीनी है, खाने से पहले पहले किसी भी टाइम बनाकर। और ये बूटियां कहाँ से मिलेंगी? ये हर पंसार की दुकान पे मिल जाएंगी आपको, कोई महंगी चीज़ भी नहीं है ये। अच्छा, ये कितने में बन जाती है? ये तकरीबन अगर आप 1 महीने की भी बनाएंगे तो 100 रुपये भी बिल नहीं बनेगा। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस बात को, प्लीज़ मेक श्योर कि आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। कभी कभी लोग बहुत डाइट करते हैं बट कुछ भी नहीं हो पाता, दे डोंट रिड्यूस। रीज़न इज़ बिकॉज अंदर इंटरनल उनके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि आपको ज़रूर डॉक्टर से अपने मशवरा करना है और इसके बाद आपने किसी भी तरफ जाना है। अच्छा, सो आई एम गोना कम टू यू मिर्ज़ा, मुझे बताइएगा कि जब आपके बाल ऑब्वियसली बड़े मुतासर होते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टाइलिंग उन्हीं की हो रही होती है, चेहरे की हो रही होती है, तो बालों की हिफाजत के लिए आप क्या इस्तेमाल करती हैं? ऑयलिंग करती हूँ, जो कि अब कहा जाता है कि मिथ है, आपको ऑयल नहीं लगाना चाहिए, उस हमारे बालों को उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपर ऑयलिंग करती हूँ अपने ऑफ जिस दिन होता है उस दिन। ये कौन अक्लमंद लोग कहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑयल नहीं लगाना, ऑयल लगाने नहीं चाहिए। आप लोगों ने भी कि ऑयल मत लगाया करें। कुछ जैसे सिबोरिक डर्मेटाइटिस यानी डैंड्रफ है स्कैल्प का, तो उसमें कहते हैं कि आप हाफ आवर से ज़्यादा ना लगाएं और ट्वाइस अ वीक ओनली। अदरवाइज तो आपको लगाना है, पर ओवरनाइट नहीं, 5 आवर्स आप लगाएं ट्वाइस अ वीक। 5 घंटे? बिल्कुल। देखा ना, ये आपने सही बात किया, 5 घंटे लगाएं, बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अच्छा जी। और चावल का पानी लगाती हूँ बालों में,
चावल का पानी। और कोई भी जो हीट प्रोडक्ट हम लोगों की होती है, जैसे हीट प्रोटेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो ज़रूर सबसे पहले लगा के और फिर मैं कोई ड्रायर वगैरह लगवाती हूँ बालों में। Oh, that's amazing. इसलिए बच गए। ये हीट प्रोटेक्टेंट लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। अच्छा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ। अगर ख़ास तौर पे अगर आप ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो। अच्छा, जैसे जो खवातीन या मर्द बाहर धूप में निकलते हैं या चूल्हे के पास काम करते हैं, लाइट्स के अंदर का, उनकी रंगत मुतासर हो जाती है, तो रंगत बेहतर करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो सन प्रोटेक्शन का रोल है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर का एनवायरनमेंट है, हर तरह की पोल्यूशन है, सनलाइट है, तो आपको सन प्रोटेक्शन करनी है। सन प्रोटेक्शन में सन ब्लॉक प्लस सन प्रोटेक्टिव मेजर्स दूसरे होते हैं, जैसे आपकी क्लोथिंग ऐसी हो, आपकी हैट लें या पी कैप वगैरह पहने, अम्ब्रेला ले सकते हैं, जो कि हमारा कल्चर नहीं है लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा है। तो सन ही नहीं होगी, लोग टकराएंगे आपस में, इतनी छतरियाँ हो जाएंगी। वो दुपट्टा कभी-कभी ना, बाकी भी आप कैप पहन सकते हैं। सही बता रही हूँ, लड़ाइयाँ हो जाएंगी इस बात पे, किसी की आँख पे लग रही है तो हाइट लेवल। ये बात हमने नहीं सोची कि सन प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं। पूरी दुनिया में लोग छतरियां लेते हैं और हमारे यहाँ क्यों लड़ाई हो जाएंगी? हो जाएंगी ना भाई, छतरी से लड़ाई करेंगे। कहाँ है लोगों में, बस में इतनी लड़ाई हो जाती है। छतरी से शुरू, अब आप सोचो बस में कोई खड़ा है अपनी छतरी लेके, वो कभी छतरी जा भी पाएगी क्या? दुपट्टे से कर लें और लड़के कैप ठीक है। सन ग्लासेस भी काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली अपर चीक्स को, जो कि एक अगर उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी क्रीम्स आती हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी मर्ज़ी से अपने ओवर द काउंटर या अपने फार्मूला क्रीम्स और ये चीज़ें बिल्कुल यूज़ ना करें। उसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स मर्करी होता है या स्टेरॉइड्स होते हैं, दैट शुड नॉट बी यूज्ड। लेकिन अगर कोई प्रॉपर आप डॉक्टर को दिखाकर आपको कोई क्रीम या कुछ और भी कई चीज़ें हैं जो आप अपनी रंगत बेहतर करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सन प्रोटेक्शन है। अरसलान भाई, यहाँ भी देख लीजिएगा, मतलब ऐसे आपको कह रहा हूँ मैं, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं आपको, मतलब कभी कभी इस तरफ भी नज़र उठा लिया कीजिए। आप समझ तो गए होंगे मैंने क्या कहा, ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ वो भी, आप ये हमारा इंटरनल जोक है, आपको नहीं पता, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पिगमेंटेशन जो हो जाती है उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं मेकअप के ज़रिए पिगमेंटेशन को कवर कर लिया जाए? अब बिल्कुल कंसीलर्स और फाउंडेशंस यूज़ होते हैं या फिर हम करेक्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं कि वो पिगमेंटेशन को हाइड कर दें, लेकिन ये टेम्प्रेरी इलाज है। एग्जैक्टली, ये सोल्यूशन टेम्प्रेरी है और आपको परमानेंट हल के लिए ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के पास से ही उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर करवानी पड़ेगी। ओके, ऑलराइट मैम, आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए कि वो लोग जो ये मिथ पे बिलीव करते हैं कि दांत कभी कभी साफ़ करने चाहिए और अक्सर नहीं भी करने चाहिए, दिन में कितनी मरतबा दांतों को? ट्वाइस अ डे। और ये कब होना चाहिए? अगर आपने रात को बेड टाइम से पहले अगर आपने ब्रशिंग की है तो मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें। ओके, ठीक है, क्योंकि आपने रात से जो आपका टाइम ड्यूरेशन है आपने कुछ उसमें इनटेक नहीं किया है, तो आप मॉर्निंग में सिर्फ रिंस करके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये मैं करने लगा हूं। अब मैंने बहुत पहले ये होता था कि मैं सबसे पहले सुबह उठते ही ब्रश आप 2 ही मरतबा करते हैं, रात को सोने से पहले करते हैं, ऑब्वियसली सुबह उठ के फ़ौरन करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं चिया सीड्स जो हैं वो पीता हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, मगर दैट्स माय ब्रेकफास्ट। मेरा ब्रेकफास्ट टुकड़ों में होता है। शुरू में 1 गिलास चिया सीड्स का होता है और यहाँ पर मैं दही और ग्रेनोला जो है वो लेता हूँ। तो चिया सीड्स के बाद मैं टूथब्रश करता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इसकी साइंस क्या है। आपको 2 मरतबा करना है। अब ये साइंस आपको डॉक्टर साहब बताएंगे कि इसकी एक बाकायदा साइंस है कि क्यों ज़रूरी है कि आप जब पहला ब्रेकफास्ट कर लें सुबह का तो उसके बाद ब्रश करें, और रात को सोने से पहले उसके बाद आप कुछ नहीं ले सकते, कुछ नहीं खा सकते अदर देन वाटर। प्लीज़ ये बता दीजिएगा क्या है इसकी साइंस, क्या है इसकी साइंस? ये है कि अगर आपने इवन कोई इनटेक भी नहीं किया इवन तो स्टिल आपके मुंह में जो पेलिकल की लेयर होती है वो विद इन अ मिनट डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको ब्रशिंग की नीड है। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़, अगर कहीं फूड इन्फेक्शन हुई हुई है, मुँह में कहीं खाना फंसा हुआ रह गया, अगर आपने ब्रश नहीं किया, दैट लीड्स टू कैरीज। ठीक है, कैविटीज़ फर्दर प्रोसीड करेंगी कैविटीज़ में। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आपने उस पेरिकल की लेयर जो प्लाग है उसको रिमूव नहीं किया विद इन 12 आवर्स, ठीक है, तो 24 आवर्स के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है हार्ड कैलकुलस में, जो कि अब आप नॉर्मल ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम ये गुटखा, सिगरेट वगैरह जो हम पीते हैं, क्या इससे मुंह के कैंसर डेवलप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, होते हैं। ये मेन कॉजेज़ हैं। ये मेन कॉजेज़ हैं जी। तो वो तमाम लोग जो गुटखा खाते हैं, वो तमाम लोग जो मेनपुरी खाते हैं, वो तमाम लोग जो खुदा का वास्ता, अच्छा जिंजिवाइटिस जिसमें मसूड़ों में से खून निकलना है, इसको क्या इग्नोर किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इग्नोर नहीं किया जा सकता। वजह? इट लीड्स टू पेरियोडाइटिस। पेरियो वो कंडीशन होती है जब आपके दांत में मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिंजिवाइटिस
मतलब दांत हिलना शुरू हो जाते हिलना शुरू हैं। हो जाता है। जिंजिवाइटिस लीड्स टू दैट पेरिडोंटल डिजीज, ठीक है। पेरिडोंटल लिगामेंट्स जो हमारे दांत को बोन के अंदर होल्ड करके रखते हैं, तो जब जिंजिवाइटिस होता है तो वो अगर आपने उसको ट्रीट नहीं करवाया, उसके लिए जस्ट आपको स्केलिंग की नीड होती है। जो प्लाक फॉर्मेशन हो गई है, जो कैलकुलस डेवलप हो गया है, उसको आपने रिमूव करवाना होता है। खून आना आपका बंद हो सकता है अगर आप हर 6 महीने के बाद स्केलिंग करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दीजिएगा, अक्सर लोग होते हैं उनका कोई दांत निकल जाता है, वो अपना पूरा वतीरा बना लेते हैं कि नहीं जी मैंने लगवाना ही नहीं है, वो मैं तो मतलब क्यों लगवाऊं, बस जो निकल गया निकल गया। नहीं, रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली नीड होती है। समटाइम ऐसा होता है कि आप फ़ौरन ना करवाएं। हम वैसे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप विद इन अ ईयर करवा लें, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंडीशंस में ऐसा क्या होता है कि दांत हमेशा हमारे मूवमेंट्स में होते हैं। दांत को जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगी, ठीक है, अगर एक दांत रिमूव हो गया है तो साइड के दांत टिल्ट करना स्टार्ट तो करेंगे। हमारे दांत और हमारे पॉलिटिशियंस एक ही तरह के होते हैं, जहाँ जिसको स्पेस मिलती है वो फिट हो जाता है, वो फिट हो जाता है। हाँ, तो और अपर वन या लोअर वन जहाँ पे मतलब अपोजिट आर्ट्स में जो दांत होगा वो सुप्रा इरप्ट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस दांत में भी सेंसिटिविटी स्टार्ट होगी। अब आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे अब आप जाके कहें कि अब मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो आप फिर पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, नाम मैं चाहता हूँ कि आप सब नाम रखें, तो लेट्स स्टार्ट कि जी कौन नाम रखे। आप क्या सोचते हैं क्या नाम हो सकता है हमारी पॉलिटिकल पार्टी का? अगर आप बनाए तो आप क्या पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखेंगे? अब वो 2-3 बेसिकली एक नाम बताएं, कोई एक नाम बताएं जिसमें सब लोग आ जाएं। एक नाम बताएं पॉलिटिकल पार्टी का। स्क्वाड या अल्लाह ताला खैर करे, बंदा फॉर्म नहीं भर सकेगा। स्क्वाड कहाँ जा रहा है स्क्वाड? अजीब सा नाम आ रहा है वैसे मेरे में। क्या? फ्यूजन। फ्यूजन, ओके फ्यूजन पार्टी। म्यूजिक के नंबर्स लग रहे हैं स्क्वाड। मुझे कोई माइंड में नाम नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसे दंदान साज पार्टी रख लें, ऐसे ही करना है। लुकमानी पार्टी। लुकमानी। सर आप क्या रखेंगे? आपके तो अपने घर में इतने बच्चे हैं, पहले अपने घर में तो तब्दीली लाओ माइक। तब्दीली पार्टी। मैंने इनके घर आप चले जाएं, ऐसा लगता है जुमा हो रहा है हर रोज। हाँ कितने माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 9 बच्चे। 9 बच्चे माशाल्लाह। और सिर्फ इनके 9 नहीं हैं, इनके अपने भाई भी 9 हैं। हाँ 9 भाई भी। 9 भाई भी हैं। और इनके वालिद ने एक बार, इनके वालिद बुजुर्गवार ने एक बार मोहल्ले के बच्चे को मारा था ये समझ के कि हमारा। वो पूछ रही बीवियां एक बेगम से 9 बच्चे। मेरे पास एक सोमालियन आया था, उसके 30 बहन भाई हैं। ओह माय गॉड। 30 बहन भाई, और वो कह रहा है कि मेरा इरादा ये है कि मैं 100 बच्चे पैदा करूंगा। लेकिन वो एक बेगम से नहीं होगा। 4 हाँ। 4 बेगमात से। जी जी आपकी पार्टी का नाम क्या होगा? तब्दीली पार्टी। तब्दीली पार्टी जी। फ्री विल। फ्री विल। अब हम सबकी पार्टी की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी, आपने एक पार्टी बना ली है, आपकी डॉक्टर राबिया की एक पार्टी। ये भी अच्छा नाम है वैसे। सवाल ये भी अच्छा नाम है। कौन, क्या नाम होगा? पाकिस्तान, अगर हम हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करें तो PHP बना सकते हैं। नहीं हेल्थ प्रोफेशनल नहीं, पार्टी बनानी इसमें लोग वोट देंगे। वोट देंगे? हाँ। मैं तो तब्दीली पार्टी, इनकलाब, रेवोल्यूशनरी पाकिस्तान रेवोल्यूशन बहुत सारे पार्टी। नाम रख लिए। एक तो मेरे जहन में यही था इनकलाब। और इसके अलावा पहले जो मैं क्वेश्चन को समझी, मुझे लगा कि हम सब की पार्टी, तो उसमें मैंने सोचा था कॉकटेल। हम सब ने पार्टी बनानी है। कॉकटेल कॉकटेल में आपको पता नहीं बड़े लोग आ जाएंगे और रोज शाम में आप लोगों को जलसा हुआ करेगा। ये दूसरी वाली पार्टी। रात को आप लोग जो बयान दिया करेंगे ना, सुबह आवाम पागल हो जाएगी, सर पकड़ के किसी ने चांद पे पहुंचा दिया पाकिस्तान को, किसी ने कहीं पहुंचा दिया। कॉकटेल पार्टी, दैट्स रियली गुड। कॉकटेल पार्टी भी हो सकता है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ये बड़ा अच्छा है। तुम पार्टी बनाओगे तो क्या नाम रखोगे? तुम कामरान, तुम अपनी पार्टी। आई लाइक दैट नेम, आई लाइक दैट नेम। अपनी पार्टी, अपनी पार्टी। जैसे जवाद की आते हैं कि बराबरी पार्टी। रक्षा पार्टी। रक्षा पार्टी, रक्षा पार्टी। हाँ, रक्षा मतलब वो जो सिर्फ एक ही रक्षे में आ जाते हैं पूरे। रक्षा पार्टी। वो रक्षा पार्टी। रक्षा पार्टी यूज होता है वर्ड रक्षा पार्टी जी। अभी मेरे तो कोई जहन में निकले, कोई जहन में नहीं आ रहा कोई भी। अच्छा जी, मैंने ये क्यों कहा, उसका एक रीज़न है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड आपको करना है कि पाकिस्तान को आप लेके कैसे जाएंगे। तो सिंपल बात है, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, पार्टीज़ पे ना जाइए, कैंडिडेट को देखिए, कैंडिडेट को देखिए। ये आपकी पार्टी की जिम्मेदारी है कि अच्छा कैंडिडेट खड़ा करे। अगर आपकी पार्टी अच्छा कैंडिडेट खड़ा नहीं करती तो उसको बंद कर दें, उसको ख़त्म कर दें। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर, जो अमेरिकन इलेक्शंस है उसके अंदर ये हो रहा है। इस वक्त सारे डेमोक्रेट्स जमा है कि जो बाइडन स्टेप डाउन कर जाए और वो रन ना करे दूसरी टर्म के लिए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़।
खैर उसके और भी रीजंस हैं, बट एनीवे हमने वेट लॉस की बात की, हमने बालों की बात की, हमने स्किन की बात की, और अब हम ब्रेक की बात करेंगे। ब्रेक के बाद हम फूड टेस्टिंग पे चले जाएंगे, और साथ साथ बड़ा एक क्रूशल सवाल है जो आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ग्रोसरीज के बारे में है, और आज का विनर कौन होगा इसका हम अनाउंस करेंगे जब हम वापस आएंगे मंडे को। लेकिन आज भी जितने लोगों ने कॉल किया है उनको हम 10,000 रुपये की ग्रोसरीज जो हैं वो देने जा रहे हैं। सो प्लीज़ गिव अस अ कॉल, और अब भी आपके पास टाइम है, 11:30 बजे तक शो है, आप कॉल कर सकते हैं और आपको 10,000 रुपये की ग्रोसरीज जो है वो हमारी तरफ से होंगी ब्रेक के बाद।